आज का पॉडकास्ट एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिन्होंने अभी रिसेंटली $8 मिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट रेज करी है फ्रॉम शार्क टैंक, जिनको इन्वेस्टमेंट दिए जुनैद इकबाल एंड उस्मान बशीर ने। तो इस एपिसोड के अंदर हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना सफ़र जो है वो लियारी से स्टार्ट लिया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर तरीके से अपने स्टार्टअप को रन कर रहे हैं, और किस तरह उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई, चीज़ें आई, वो उनसे लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे, और क्यों उनको ये ख्याल आया कि ऐसा स्टार्टअप करना चाहिए, ऐसी कंपनी डेवलप करनी चाहिए जो कि दूसरों के लिए आसानी पैदा कर रही हो। तो इस पॉडकास्ट में अगर मैं बताना चाहूँ कि 3 या 4 ऐसी क्या लर्निंग है जो जिसने मुझे बड़ा एनर्जी दिया। आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं बड़ी एनर्जी से बात कर रहा हूँ, तो इस पॉडकास्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एनर्जी इंसान की महसूस होगी, और दूसरा कैसे इंसान अपने आप को डेवलप करता है मुश्किल हालात में रहते हुए कि वो आगे चल के आपकी ज़िंदगी के अंदर आप बड़ी बड़ी मुश्किलात से लड़ सकें। तो इन शख्सियत से जो बात हुई वो ज़्यादातर इसी के अराउंड थी कि मुश्किल हालात में लड़ना कैसे है, और जब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं तो आपने सब्र कैसे करना है, तवक्कल कैसे करना है, कैसे आपने बढ़ते रहना है। और कुछ चीज़ें ऐसी बात हुई जो कि राज वाली, एनर्जी से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, और किस तरह इन्होंने एडी साहब के साथ रह के सीखा बहुत सारी चीज़ों को। कुछ ऐसी स्टोरीज मिलेंगी जहाँ पे आपको ये लगेगा कि यार इंसान को अल्लाह ताला कैसे रेडी करता है आगे बड़ी मसाइलों के लिए। किस तरह एडी साहब ने जो है ना शोहदा या फिर जो बॉम्ब ब्लास्ट होते थे उसमें किस तरह इन्होंने जो है ना वो पूरी लोगों की हेल्प आउट करी, किस तरह लाशों को उठाया, और वो इनकी ज़िंदगी में आगे चल के इनको कहाँ कहाँ हेल्प किया, उस पूरे प्रोसेस से कैसे गुजरे। तो ये सारी चीज़ें आप इस एपिसोड के अंदर सीखेंगे, और उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने फीडबैक को कमेंट में लाजमी लिखें ताकि लोगों की हेल्प हो, लोग सीखें और आज से अपनी ज़िंदगी को बदलें। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहरोज समेजा, जो कि solution.pk के ओनर हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या इनकी जर्नी रही, किस तरह इन्होंने काम किया। इन्होंने बताया कि एडी साहब के साथ भी ये जो है ना इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इवेंट आया कि जहाँ पे एडी साहब के साथ भी इनका बहुत गुजरा। तो शहरोज भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शहरोज भाई मैं जानना चाहता हूँ, वैसे तो लोग जानते भी हैं कुछ और बहुत जगहों पे आपकी स्टोरी पूरी कवर भी हुई है, देखी भी है, तो लेकिन मैं जानना चाहता हूँ स्मॉल उसके अंदर अगर आप पूरी जर्नी अपनी बताना चाहें तो फिर ताकि हम उसको आगे, ताकि लोग देख लें कि यार यहाँ से स्टार्ट किया बंदे ने। क्योंकि अक्सर लोग कहीं ना जब आप किसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो ये सवाल करते हैं शायद इसको कहीं ना कहीं प्रिविलेज रहा होगा, या कहीं ना कहीं इसको लोगों ने हेल्प आउट करी होगी, या इसके अब्बा की तरफ से या दादा की तरफ से। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस छोटे से उसके अंदर अपनी इंट्रोडक्शन अगर आप करवा दें, और देन हम आपकी लाइफ के अंदर आपकी बिजनेस के ऊपर हम आते हैं। सर स्टार्ट यहीं से करेंगे कि 20 साल हो गए मुझे इस शहर में काम करते हुए। 20 साल मतलब मैं 12 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, और बहुत ही बेस से काम कर रहा हूँ, और मकसद सिर्फ एक ही था उसको काम करने का कि यार अपनी स्कूल की फीस देनी है, थोड़ा सा बड़े तो कॉलेज की फीस देनी है। तो बस वो हमेशा ना कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ा, ठीक है, वो सिलसिला रहा हमारा। ऐसा नहीं था कि कोई चीज शौक से कर रहे थे, नहीं। तो ईदी की नौकरी करना भी मेरे लिए उस वक्त जरूरी इसलिए था क्योंकि और कोई नौकरी नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और 16 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड नहीं था, पढ़े लिखे लड़कों की जरूरत थी, तो हम चले गए, और मैं नौकरी मिल गई। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें लक का हाथ था, और वो मुझे नौकरी मिल गई। बस एक चीज जो मैंने अपने साथ जोड़े रखी कि मैंने सीखने की सलाहियत हमेशा रखी कि यार बस काम सीखना है और आगे बढ़ना है, काम सीखना और आगे बढ़ना है। क्योंकि ना जिंदगी ने हमेशा पीछे धकेला है। हमने बचपन से ना बिल्कुल फ्रॉम द डे वन हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जिसमें लोगों ने हमें पीछे धकेला। तो बस वो एक ही चीज थी कि यार अब आगे निकलना है, अब आगे निकलना है। तो बस वही ख्वाहिश लेकर चलते रहे। दिल्ली से निकले, 12 साल की उम्र में काम शुरू किया, 16 साल में ईदी ज्वाइन किया, और 20 साल की उम्र में जब ईदी छोड़ा था, बस जूनियर असिस्टेंट ऑफ ईदी साहब। ईदी का पूरा इदारा जो उस वक्त एशिया का सबसे बड़ा इदारा था, उसके हर डिपार्टमेंट की समझ में आ गई थी। ऐसे ही है। तो उस एज में जिसमें लोगों को नहीं पता था कि करना क्या है, उस एज में मुझे इदारा चलाने की तमीज आ गई। तो ये एक लक भी था, और मेरी कुछ अल्लाह ताला ने हुनर दिया था जिसके थ्रू मैं ये सब सीख गया। और वहां से फिर मैं निकला। फिर मेरी अपनी थॉट्स थी कि यार अब क्या जिंदगी भर लाशें उठाता रहूंगा, तो वहां से बाहर निकला। मैंने ब्रांड्स को एक्सप्लोर किया, मैंने थोड़ी सी मीडिया इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया, और मैंने थोड़ा सा, हर लड़के का ख्वाहिश होती है कि यार वो एक लड़कपन की उम्र में मॉडलिंग में चला जाए, तो वहां भी एक्सप्लोर किया। लेकिन वो फिर समझ में आया कि नहीं यार ये मेरी टी ऑफ लाइफ नहीं है, थोड़ा सा बाहर आ जाओ। तो वहां से बाहर आया, फिर 1-2 ब्रांड्स के साथ काम किया। तो जब ब्रांड में काम किया तो समझ में आया ब्रांड कैसे बनता है, HR कैसे ऑपरेट करता है, फाइनेंस कैसे ऑपरेट करता है, आपका सेल्स कैसे ऑपरेट कर रहा होता है, प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं, ये सारी चीजें समझते गए। और उसके बाद फिर दोबारा अल्लाह ताला ने डाल दिया एक एनजीओ के अंदर। वहां पर एनजीओ में हमने स्कूल बनाना शुरू किया, गिव बैक टू द कम्युनिटी, कि पैसा भी मिल रहा है, कम्युनिटी के लिए काम भी करने हैं। और वहां से भाई मोहब्बत हुई, शादी हो गई, और धड़ाधड़ जिंदगी शुरू हो गई, और फिर रोलर कोस्टर हो गई बेसिकली जिंदगी ना। और उसके बाद आप यूं समझें कि जो सबसे पेनफुल टाइम था ना,
एक लड़की की जो एज होती है ना 22 साल से लेकर 26 साल, जिसमें वो एक्सप्लोर करता है कि यार अब मैंने क्या करना है, करियर कहाँ लेके जाना है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं जो कर रहा हूँ सही भी कर रहा हूँ, फील्ड परस्यू करनी है। मैं उस टाइम के अंदर ना सिर्फ रोटी तलाश कर रहा था। अच्छा, मेरी वैसी वाली हालत थी कि शादी के बाद जो धाड़ करके मैं नीचे गिरा था, कुछ मामला हुए थे, उसके बाद से सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी थी कि यार अभी सुबह कमाऊंगा तो शाम में खाना खाएंगे, अदरवाइज नहीं खा पाएंगे। तो वो जो मेरे 4 साल थे ना भाई, वो एक माउंटेन वेव्स थी जिसने मुझसे सब कुछ छीना और सिर्फ काम दिया बस। मतलब उसने मेरी सोशल लाइफ खत्म कर दी, उसने मेरी फैमिली खत्म कर दी, मैं खानदान में नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी की शादी में नहीं जा रहा हूँ, मौत नीयत से मेरा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक चीज थी यार, कहीं जाने के लिए भी तो पेट्रोल लगेगा ना, और पेट में कुछ होगा तो मैं कहीं जाऊंगा ना। तो बस वही रेस के अंदर में लगा, और इन द एज ऑफ 26 व्हेन आई एम बिकम फादर, वहां से फिर गेम चेंज। जब बेटी हुई, चीजों का विजन समझ में आया, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो गई। जब तक आपकी औलाद नहीं होती ना तो शादी भी बड़ी मजाक लग रही है, ऐसे ही कि यार ठीक है मियां बीवी है, कोई बात नहीं, लेकिन जब औलाद हो जाती है ना तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह की तरफ से आ जाती है। और वो भी फिर जब बेटी हो जाए। मेरी खुशकिस्मती सी बेटी हुई, उसी साल पे मैंने कहा यार अब बच्चा भी हो गया है, बेगम भी घर पे बैठ गई है, नौकरी भी नहीं कर रही, तो उसका मतलब पैसे तो एक्स्ट्रा कमाने पड़ेंगे वरना निजाम नहीं चलेगा। तो फिर बस वो पैसे कमाने के लिए फिर निकले, और कुछ और समझ में नहीं आया, तो जो फील्ड थी वहीं से उठाया। अच्छा कि आप आज यहाँ बैठे हैं तो अब यही कोशिश करेंगे ना कि मैं एक्स्ट्रा कैसे कमा लूं। तो उसी फील्ड के अंदर मैंने देखा कि यार मैं एक्स्ट्रा कैसे कमाऊं, तो फिर अल्लाह ताला ने सलाहियत दी कि मैंने गैप एनालिसिस बनाया कि यार पाकिस्तान में ये फील्ड नहीं है। कुछ विजनरीज को सुना जिन्होंने बोला कि यार 2024-25 के अंदर इस चीज का बहुत बड़ा बूम आ जाएगा और ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। इस वक्त 200 में एक बच्चा है, एक वक्त आएगा 40 में एक बच्चा होगा, फिर क्या करेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी। और फिक्शन मूवीज मैंने वैसी बहुत देखी है, तो मुझे समझ में आ रहा था, मैंने कहा यार ये कुछ ना कुछ तो मिलती जुलती चीज है। तो मैंने कहा दादा तैयारी करो, ठीक है तैयारी करो, बिल्कुल द लास्ट रेजिडेंस वाली तैयारी करो कि कौन होगा जो सामान देगा, कौन होगा जो धारा बनाएगा। तो बस उस रेस में लग गए यार। और फिर आप यूं समझे कि हमने कोशिश की, और मेरा अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को सिला देता है। बात सिर्फ ऐसे ही, ख्वारी बहुत काटी, रगड़ा बहुत किया, भूख बहुत देखी, धूप बहुत देखी, जलालत, जिल्लत, सब कुछ, मतलब कोई ऐसी हकीर चीज नहीं हुई जिससे मैं गुजरा नहीं गुजरा। तो वो सारी चीजें देखने के बाद फिर कहीं जाके आज इस लेवल पे हैं कि आपने बुलाया और लोग बुला रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं कि यार हमारी जर्नी में ऐसा था क्या कि हम यहाँ तक पहुंचे। सही। अच्छा, अक्सर लोग ना, मैं कहता हूँ कि जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं या मार खा रहे होते हैं ना, अगर मैं सही उसमें कहूँ तो उनकी ना चमक खत्म हो जाती है उनकी आंखों से, वो बिल्कुल बुझे बुझे से हो जाते हैं, वो बस अपनी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज कर चुके होते हैं और उनकी अगर आंखों से ना ख्वाब हट जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपने इस चीज को कैसे अलाइन रखा या किस तरह आपने जिंदा रखा अपने आप को अंदर से? ज्यादातर लोग तो मैं कहता हूँ कि मर भी जाते हैं अंदरूनी तौर पे, तो आपने किस तरह, आप क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली लग रहा है कि एक एनर्जेटिक बंदा बैठा हुआ है, तो इस पूरे सफर में हो सकता है बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में मार खा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस वक्त में आपने अपने आप को कैसे मेंटेन रखा और अपने ख्वाबों की तरफ, अपनी उम्मीदों की तरफ कैसे आप बढ़ते रहे? अच्छा देखिए, जब मार पड़ रही थी ना तब तो खैर इतना शऊर नहीं था कि क्यों पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, लेकिन उस वक्त ऐसा ही था कि यार बचना तो है ना मार से। अगर आप किसी बच्चे को मारोगे तो वो बचेगा ना, डिफेंसिव होगा। तो वो मेरा डिफेंसिव फेज था, मैं सिर्फ मार से बच रहा था। और बचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि यार आप डिफेंस करो, ठीक है, या आप उस जगह से दूर हो जाओ। सही। अगर 100 लोग आप पे चढ़ाई कर रहे हैं तो आप नीचे से कोशिश करोगे कि निकल जाओ ना, और कोई तरीका था नहीं। ऐसे ही। लेकिन ये बात मुझे अब समझ में आई कि मैं उस वक्त जब लोग मुझे मार रहे थे या मुझे मार पड़ रही थी वक्त से, हालात से, जज्बात से, तो मैं इतना सरवाइव कर क्यों रहा था। एक चीज समझ में आती है कि मारते उसी को हैं जिसको कुछ आता है। क्या बात है, बात समझिएगा, ठीक है, मारते उसी को हैं जिसको कुछ आता है। ठीक है, आपको लगता है कि यार ये कुछ करेगा लेकिन ये कर नहीं रहा, आप अपनी औलाद को क्यों मारते हैं? इसलिए मारते ना, यार ये कर सकता है, ये कर क्यों ना दे एक दबा दे। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आया कि यार अगर मुझे इतनी मार पड़ रही है तो उसका मतलब कुछ तो मैं कर सकता हूँ जो मैं कर नहीं रहा। ऐसे ही है। तो मैं बस उस चीज पे लग गया और मैंने अल्लाह ताला की तरफ निगाहें देखी, निगाहें रख के देखा कि मैंने कहा यार अगर तूने इतना रगड़ा दे ही दिया, इतनी मार खिलवाई दी है, तो कुछ तो मुझसे काम लेना है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब कैसे समझे, अब इसको समझाने का भी कोई तरीकेकार बता दो। तो देखिए, मैं एक चीज को ना बड़ा फर्म बिलीव है मेरा, अल्लाह ताला आपको मुंतखब करता है अपने काम के लिए, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं। उसने अशरफुल मखलूकात बिना मकसद के नहीं बनाया। उसने किसी न किसी मकसद से, किसी न किसी से कोई ना कोई काम लेना है। तो अब अगर उसने आपसे काम लेना है और एक ऐसा काम लेना है जो पहले कोई नहीं कर रहा था, तो वो आपको समझ में कैसा आएगा? हमको इतने नेक सूरत आदमी तो है नहीं कि हमें ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो उसके पीछे एक रिसर्च होती है। और आप यार, मैं मैजिकल सी बात है,
लेकिन सब कुछ खुद होता है यार, आपकी औकात नहीं है। मैं आपको सच बता, आपके अंदर ना इतनी एनर्जी आ सकती है, ना इतना स्टैमिना आ सकता है, ना आप इतने मोटिवेट हो सकते हो। तो समथिंग फ्रॉम द डिवाइन एनर्जी जो आपसे ये काम करवाती है। आपने बस उस एनर्जी को जिंदा रखना होता है। यस, आप उस एनर्जी के अगेंस्ट अगर डिफेंसिव हो गए ना तो आप खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही है। The only thing you need to do is कि आपने उस एनर्जी के स्पार्क को जिंदा रखना है। कि आप अगर इतना प्रेशर में आते हो और यहां से आपको कोई रास्ता दिख जाता है, हाँ। तो आपने ना ये तसलसल रखना है। और मैं अल्लाह से बड़ी दुआएं करता था कि अब तूने जब वो फील्ड दी है जिसको मुझसे पहले किसी ने नहीं किया, मुझे समझाएगा कौन? ऐसे ही मैं किससे पूछूंगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? मैं तजुर्बे करता रहा, क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर मैं उससे दुआएं करता था कि अब कोई सिलसिला बना दे कि ये समझ में आ जाए। ऐसे ही है। तो उसका सिर्फ एक ही सिलसिला था, बेटा गिरेगा फिर उठेगा, गिरेगा फिर उठेगा, गिरेगा फिर उठेगा, और तू एक वक्त आगे के चलता रहेगा। मुकम्मल कोई नहीं हो सकता, ठीक है, ये इतिहास गवाह है, मुकम्मल कोई नहीं हो सकता। अब आज भी गलतियां करोगे, आप 2 साल बाद भी गलती करोगे, लेकिन बात यह है कि गलती रिपीट नहीं करोगे। कुछ नई जरूर करोगे एक्सप्लोर करने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन आप रिपीट नहीं करोगे। तो बस वही एक तरीकेकार था एनर्जी को जिंदा रखने के लिए। दीन से दोस्ती हुई, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी। इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है ये कायनात कैसे बनी, ठीक है, और कैसे मैसेंजर्स आते रहे, कैसे उन्होंने अपना काम किया, कैसे जरूरत के वक्त पे चीजें बनती चली गई। ऐसा ही है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेना तो मेरे ख्याल से आप कोई भी इम्पॉसिबल काम कर जाएंगे। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हिस्ट्री आपने पढ़ी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं आगे जाना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ी सी मैं बात करके पहले मैं आगे जाऊँ। हिस्ट्री आपने पढ़ी, कौन सा ऐसा वाकया है हिस्ट्री का जिसको पढ़ के या जिसको सुन के आपको बड़ी एनर्जी जो है ना वो मिलती है और वो आपको बड़ी हिम्मत देती है? सर, आप सीरत नबी पढ़े, इससे बड़ी कोई किताब नहीं, इससे बड़ा कोई इस दुनिया का सबक नहीं, बेशक। उससे बड़ी आजमाइश किसी की हुई नहीं जिंदगी में। उस पे और उसके अहलो अयाल की जो आजमाइश रही है वो इतिहास में इससे खतरनाक आजमाइश किसी की नहीं हुई। और उसके बावजूद इतना हम्बल, उसके बावजूद भी इतना पॉजिटिव रहना, इतना हम्बल रहना कि आपको ता कयामत तक याद रखा जाए, आपको जिंदा तस्वुर किया जाए। तो सर, इससे बड़ी क्या सबक होगी? और वो किताब आपके पास है। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई खला से लेकर आया हूँ, नहीं, वो आपको नॉर्मली कहीं से भी मिल जाएगी। आप सीरत नबी पढ़े, वो आपका पहला जुज होना चाहिए। ऐसा ही है। फिर अगर आपको लगता है कि अब आपने और स्ट्रगल देखनी है, क्योंकि उस वक्त जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीजों को देख रहे थे, उस वक्त रिसोर्सेज थे। अगर उससे थोड़ा सा पीछे जाए तो रिसोर्सेज भी नहीं थे। तब वो चीजें कैसे हो रही थी? जब आदम उतारे गए तो चीजें कैसे हो रही थी? फिर मेरा ताल्लुक जुड़ा कससुल अंबिया से। तो पूरे सर, जब मैंने वो पढ़ी ना, आप समझे मैं जमीन पे नहीं था। मुझे लिटरली नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं लिटरली समझता था कि यार ये मुश्किल, ये क्या मुश्किल, ये तो 2 मिनट में हो जाएगी हल। उस वक्त जो मुश्किलात थी ना सर, मुश्किलात आज कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल है ही नहीं। हमारे पास लोग हैं, हम किसी को फोन करते हैं, हमारा काम हो जाता है, किसी से मदद मांगते हैं, मदद मिल जाती है। यार उस वक्त जब कश्ती बनी, कौन था? उस वक्त जब वो कुएं में गिरे, कौन था? ऐसे ही है। तो जब वो बाहर आ गए तो यार तू क्यों नहीं आया? इस चीज ने ना मुझे बड़ी एनर्जी दी है। ऐसे ही है। मैंने कहा वो अकेले थे यार, जंगलों में, वीरानों में, ठीक है। मैंने कहा यार जब उस वक्त सब कुछ हो गया था, आज तो फिर रिसोर्सेज है, एक सेकंड में सब कुछ हो जाता है। उसमें परेशानी किस चीज की? ऑल वी नीड टू एक्सप्लोर थिंग्स। आपने खोज करनी है, आपने सफर करना है, और आपने देखना है कि कौन सी चीजें होती। अच्छा, उसके बाद फिर आप जब औलिया कराम को पढ़ते हैं ना, तो आपको समझ में आता है। जैसे बाबा शकरगंज है, उन्होंने सबसे ज्यादा सफर किया। ऐसा ही है। सबसे ज्यादा सफर उन्होंने किया, सबसे ज्यादा खोज उन्होंने की, ठीक है। और ऐसी ऐसी जगह पे जाके खोज की और एक्सप्लोर किया, उनको समझ में आया क्या होता है। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि तेरे घर पे तो कुछ नहीं आएगा, तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तू बाहर निकल, तू रोडों पे जाएगा तो लोग तुझे मिलेंगे ना भाई। मैं मोटरवे पे चढ़ूंगा तो मुझे कुछ समझ में आएगा ना मोटरवे पे कैसे जाना है। ऐसे ही है। मैं पहाड़ पे जाऊंगा तो मुझे समझ में आएगा ना ये पहाड़ किस तरह रोटेट कर रहा है, ये पहाड़ काम किस तरह कर रहा है। तो जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे ना कंफर्ट जोन से, बबल से बाहर नहीं निकलोगे। मुझे पिछले 2-3 दिनों से सीन हो रहा है, मेरे सारे कॉर्पोरेट मुझे फ्रेंड्स कह रहे हैं भाई तू हमारे पास नहीं आया। हमें नौकरी बहुत अच्छी लग रही होती है, जब तू हमारे साथ बैठता है ना, हमें ये सीट जहर लग रही है, नहीं आया कर यार, हमसे ये बातें नहीं किया कर यार। सो पिछले 3-4 दिन से तो यही हो रहा है कि वो कह रहे हैं यार हमसे ये बातें हजम ही नहीं हो रही भाई, ये तू ही कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। सो भाई देखो,
जो मैं कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन। अल्लाह ताला ने सेम मैकेनिज्म के साथ पैदा किया है, बस आपकी विलिंगनेस डिफरेंट है, आपका एक्सपोजर डिफरेंट है, मेरी विलिंगनेस डिफरेंट है, मेरा एक्सपोजर डिफरेंट है, दैट्स सही इट। है। यही है। अरे शहरोज भाई, शार्क टैंक का क्या एक्सपीरियंस था जब आप उधर गए, और क्या ये सोच के गए थे कि आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, और कैसा मोमेंट था कि जब आपके साथ 2 ऑन बोर्ड हो गए शार्क, और उसके बाद की क्या जर्नी है उसके बारे में बताएं। अच्छा देखिए, मैं ना थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। जब आप किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ कहीं जाते हैं ना तो आप डिच हो जाते हैं। हाँ सही है। ठीक है, तो डोंट मेक एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन, ब्लंट चले जाओ, जो होगा देख लेंगे। देखा जाए, और वो तो आप तुम्हारे अंदाज में भी ना वो चीज दिखी ब्लंट, मतलब मेरे पास कुछ नहीं पता था मैं अंदर जाके क्या करने वाला हूँ। सही है, मुझे तो वैल्यूएशन भी नहीं पता थी भाई, उसी दिन समझ में आया वैल्यूएशन क्या होती है। उससे पहले तो वैल्यूएशन ही नहीं पता थी, निकलती कैसे है, कंपनी कैसे होती है, 3x कैसे करना है, 4x कैसे करना है। तो मैंने अपनी वैल्यूएशन भी इसीलिए बड़ी रियलिस्टिक रखी। लोग वहां थे मौजूद, 10x को वैल्यूएट किया, जिन्होंने 12x वैल्यूएट किया। मेरे पास उनका नरेटर आके बैठा, उसने बोला यार क्या वैल्यूएशन कर रहा हूँ। मैंने यार मैं तो 8 CR में वैल्यू कर रहा हूँ। तो कह रहा कैसे कर रहा है, मैंने पिछले साल का मेरा रेवेन्यू था 4 CR, मैंने तो बस 2x किया और तो कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही यार बड़ी वैलिड, बहुत ज्यादा। बोला यार बहुत वैलिड है। मैंने कहा यार मसला है उसके पीछे। बोला वो क्या? मैंने कहा मैं इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। अगर मैंने इसको 10x कर दिया और उन्होंने कोई टेक्निकल सवाल पूछ लिया तो मैं तो फंबल मार जाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं। मैंने कहा भाई मैं तो उतनी ही दवाई सामने से लूंगा जितनी मैं हजम कर सकूं, सीधी सी बात है ना। तो वो भी मुस्कुराया, कह रहा है ये पहली दफा सुना है हमने किसी से। मैंने कहा नहीं, मैं वो बात ब्लफ मारूंगा ही नहीं जिसको मैं कवर ना कर सकूं। तुमने, मैंने देखा कि तुमने ज्यादा सोचा भी नहीं, जैसे उन्होंने कहा डील डन। मैंने उनको पता क्या बोला, मैंने कहा यार अब मैं क्या नेगोशिएट करूं। अच्छा उसके पीछे एक रीजन है, पता क्या रीजन था? मुझे सुबह 11 बजे का कॉल टाइम दिया। हाँ, और उसके बाद रात को 10:30 बजे मेरा नंबर आया था। भाई मेरी वैसी बस हो गई थी बैठे बैठे। कपड़े की इस्त्री भी आपने संभालनी है 11 घंटे कि ये शर्ट खराब ना हो जाए। भाई कार की स्टीम कौन करके, ठीक है। अच्छा फिर वहां 50-52 का क्रू था, तो आप सबसे फेवर्स तो नहीं मांग सकते हो। आपको तो स्टार्टअप हो, आपको बहुत बड़ी तोप तो नहीं हो, आप बोले यार ये कर दो वो कर दो। और मेरी वो नेचर भी नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं यार पानी भी खुद जाके पी ले भाई, सीधी सी बात है। तो वो चीजें थी। अब मैं जब अंदर जाने लगा तो वो नरेटर आया मेरे पास, कह रहा है भाई ज्यादा टाइम नहीं लेना, एग्जॉस्टेड हुआ। मैंने कहा देख भाई मैं 12 घंटे से इंतजार कर, मैं अब कोई स्क्रिप्ट तो नहीं ले सकता, मेरे को जो समझ में आएगा मैं करूंगा, बाकी अल्लाह मालिक है। अच्छा लेकिन मजा ये हुआ कि मेरी वाइब्स वहां लोगों से के साथ ऐसी कनेक्ट हो गई कि वहां का जो क्रू मेंबर था वो किसी की पिच नहीं सुनते थे, लेकिन मेरी पिच पूरे क्रू ने सुनी। और मुझसे पहले उन्होंने बोला तो तू कुछ लेकर आएगा, टेंशन नहीं ले। तुम लोगों को कौन बता रहा है? बोला नहीं तू लेकर आएगा। और इत्तेफाक ऐसा ही हुआ कि मैं अंदर गया और मैंने जब शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, तो आपने शायद जजेस के एक्सप्रेशन देख लिए। मैंने बोला कोई आया है, कोई आया है आखिरी पिच के अंदर जोर डालने के लिए। तो मैंने खैर, और आपने देखा होगा कि पूरी हमारी तकरीबन 55 मिनट की पिच चली थी, लेकिन उन्होंने बड़े बेदर्दी से कट मारे उसके अंदर, ठीक है, कि स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट ही घुमा दिया है पूरा। सो लेकिन हुआ ये कि बड़ी इंप्रेसिंग थी। काम के ऊपर उन्होंने बहुत कम सवाल पूछे थे। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन माय जर्नी, कि भाई तू किधर से आया है, क्या कर रहा है। और मेरे साथ कुछ ऐसे क्रेडेंशियल्स नाम लगे हुए जिनकी बहुत बड़ी वैल्यू, सीधी सी बात है। तो मेरी कोई औकात नहीं है, उनकी वजह से मिल रहा है जो मिल रहा है, सीधी सी बात। अल्लाह ताला उनके वसीले से, उनके तवस्सुस से दे रहा है जो भी हो रहा है। तो उनके साथ काम करने की वजह से ही हुआ जो भी हुआ। तो खैर मैंने उनको सारा प्रोडक्ट समझाया, और प्रोडक्ट समझाने के बाद आई गेस गॉन थ्रू 55 मिनट्स। और उसके बाद 55 मिनट्स तक हम खड़ा रहा। और स्टेज मतलब आप यूं समझेंगे तकरीबन कोई 20 मीटर दूर होगा आपसे जजेस, और बगैर माइक के आपने बोलना है, ठीक है। तो आपने अपनी पिच की टोन भी आई रखनी है, ठीक है। फिर 20-21 कैमरे भी लगे हुए हैं आपके मुंह पे, वहाँ प्रोड्यूसर वो ऊपर बैठा हुआ है, स्पॉट बैठा हुआ है। तो मतलब वो वैसे हमें तो नहीं दिख रहा हुआ ना, हाँ वो आपको नहीं दिख रहा ना, वो ऊपर स्पॉट बैठा हुआ, वो आपको लाइट नीचे क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ से आप हिल नहीं सकते हो, ठीक है। तो हमारे तो सब पहली दफा था ना, हमको ट्रेन तो नहीं था इन चीजों के ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादों ने सिर्फ एक चीज सिखाई है, बेटा बी नेचुरल। बस जहां तू कुछ बनाने की कोशिश करेगा ना वहां फंस जाए, जो तू है वो तू रहे, बड़ी आसानी से निकल आए भाई, सीधी सी बात है तो है, नहीं है तो नहीं। तो मैंने कहा यार अब मैं अगर इनके साथ नेगोशिएट करता हूँ और फिर ये कोई टेक्निकल सवाल मार देंगे तो मैं तो जवाब दे नहीं सकूंगा, नहीं दे सकूंगा। मैंने कहा 20% है, खैर इतने बड़े लोग आ रहे हैं यार, इनके आने से ही बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा तो बहुत बात की बात है, पार्टनरशिप हो जाएगी, और बहुत ऐसा बहुत दूर की बात है, पैसा बंदा कमा लेता है। मैंने कहा इतने बड़े 2 लोग आपके साथ जोड़ रहा है ना, मैंने कहा यही बात है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह एंड का वो नहीं होता, आखिर का सौदा, आखिर का सौदा किया मैंने कहा उठा भाई निकल, ज्यादा लंबी करेगा नहीं देंगे फिर, सही। और एक और डर था, मैंने कहा अगर पिच नहीं मिली फंड तो पता नहीं ये ऑन ईयर भी करेंगे नहीं करेंगे, ये भी चल रहा था बैक ऑफ द माइंड। मैंने कहा ऑन ईयर तो करना है उसको। मैंने कहा ये आखिर का सौदा है, लूट का माल है, ले जो मिल रहा है और निकल। तो मैंने ले लिया भाई,
बड़ी सिंपल सी कहानी है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी या मेरे को प्लान किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद क्या 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 एक्सपीरियंस है लोगों की तरफ से? दूसरा ये कि ऑब्वियसली 2 जज आ गए, उन्होंने आपका बिजनेस इवैल्यूएट किया, क्या क्या हेल्प करी आपको, किस तरह अब आप लोग आगे का जो है ना वो सफर? यार टू बी ऑनेस्ट भाई, अभी तक हमारा प्रोसेस चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ स्टार्टअप्स मुझ समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे ऑडिट्स नहीं है, हम नहीं मैनेज कर पा रहे, हमारे मैनेजमेंट अकाउंट्स होते हैं बस, मैनेजमेंट अकाउंट से आगे हमें कुछ पता भी नहीं, हमें नहीं पता, सीधी सी बात है, हम तो धंधा करने वाले लोग हैं भाई, ये चीज बेची, घर पे पैसे आए, खा गए, बस बिल्कुल ब्लंट सी बात है ना। इसके अंदर वो कोई है ही नहीं कि यार मैंने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके काम किया, नहीं। तो वो मैनेजमेंट अकाउंट्स हैं, वो उनके पास गए हुए हैं, हमने उनके कहने पे सारे डॉक्यूमेंट जो बन सकते थे वो हमने बना दिए, जो नहीं बन सकते थे हमने वो एक्सक्यूज कर लिए कि भाई ये चीजें हैं, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए लोग चाहिए, लोगों के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए आप चाहिए। अब आप दे नहीं रहे, ये आ नहीं रहे, तो ये बन नहीं रहा, सही है। तो या तो आप दे दो तो हम ये सब बना के आपको दे देते हैं, और अगर ये हमने ही बनाना है तो मेरे ख्याल से इस पर टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो देखें, और स्पेशली अगर मेरी बात करूं तो मेरे पास नीचे मार्केट में काम बहुत है, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मेरे पास तो बच्चों से मिलने का टाइम नहीं है। तो अगर आप मुझसे बोलेंगे कि यार शरोज तू कहीं बैठ जाओ और तू अपना ऑडिट कर, तो शायद मेरे लिए डूएबल नहीं, बिल्कुल ब्लंट बात, डूएबल नहीं है। अब आप किसी फाइनेंस मैनेजर को रखते हैं तो फाइनेंस मैनेजर आपसे मांगते हैं पैसे, मुझसे आप 2 साल का ऑडिट करवाओ तो बोलेगा 5 लाख रुपए दे दो, 5 लाख, अब 5 लाख रुपए उसको देने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए का काम करना पड़ेगा, तो वो 1 करोड़ रुपए का काम करने के लिए 20 लोग लगेंगे, यानी वो 20 लोग लगेंगे, मैं प्रोजेक्ट करूंगा, फिर हम पैसे कमाएंगे, फिर उसको देंगे, फिर वो 2 पेपर बना के देगा, और फिर आप देंगे, और फिर भाई वो पैसे देने के दिल भी नहीं करेगा। तो मैंने तो लिटरली जुनैद भाई को एक मैसेज भी डाला था, और उनके जो प्रोसेस चल रहा था मैंने उनको ये कह दिया था, मैंने कहा भाई पैसे नहीं है काम करवाने के लिए, बर्न करने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास पैसा है री इन्वेस्टमेंट के लिए, और हमारे पास पैसा है एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। अल्लाह करके तो प्रॉफिटेबल हुए हैं। अभी अगर तू मुझे बोल यार ये सारा प्रोसेस बना दे 10 लाख रुपए का, तो शायद मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। सो हेल्प अस इन दिस, हमें लोग दें जो हमारा ये काम करके दें, आप हमें इन्वेस्टमेंट दे दें, हम आपको दे देंगे, वो मसला थोड़ी आप दे रहे हैं, हम आपको तो मसला नहीं, आप हमारा ये काम करवा दें, एक्सपर्ट आप लोग हैं, ठीक है। आपने बंदा देख लिया, आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया, अब आपको कागज चाहिए ना, वो कागज इस मुल्क में बड़ी आसानी से बनता है, अगर आपके जेब में कागज है तो ऐसा ही है, सीधी सी बात। तो फिर उस्मान भाई ने तो खैर, उस्मान भाई की ये था कि यार मैं तो तेरे में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ऐसा ही एग्जैक्टली बोला, मैं तो भाई तुझे जानता हूँ, सही है। जुनैद भाई इज अ वेरी टेक्निकल, वेरी प्रोफेशनल, और हम मुझे भी विलिंग है कि मैं ये काम करूँ यार, हम पे भी साइन लगेगा, प्रोसेस पूरा हो गया, डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, कौन नहीं चाहता, रिसोर्सेस, ऐसा ही है, टाइम नहीं है। और अब शार्क टैंक मेरी तो वायरल हो गई वीडियो, तो मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं, काम पे काम चल रहा है, प्रपोजल चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सीरीज और पॉडकास्ट हुए हैं, तो ये भी अल्लाह के करम है, क्योंकि ये चीजें अगर हम खुद करने जाएं तो इसके पीछे भी एक्सपेंस लगता है भाई। तो आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें टाइम दे रहे हैं, यहाँ बिठा रहे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं। तो भाई यही वाला सीन है, लगे हुए कोशिश में लगे हुए हैं, कोई बहुत बड़ी चीज हमने ले नहीं ली अपने हाथ में, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा, नसीब का होगा, वो रिस्क तो आ जाएगा, ऐसा ही है। अच्छा, लोग अक्सर जो है ना वो फेम मिल जाता है या चीजें मिल जाती हैं उनको ना, तो कुछ क्या डिफरेंस आया अभी आपकी लाइफ के अंदर? जिम्मेदारियां बढ़ी हैं या आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, लोग बुला रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो ये कैसा आपका जो है ना वो? यार एक मजे की चीज सीखी मैंने, पता क्या, गुस्सा उसको आता है जिसका पेट खाली होता है। ऐसा ही बड़ी मजे की चीज सीखी मैंने यार। आपका पेट भर जाता है ना, अब हम्बल हो जाता है, ठंडे हो जाते हैं। मैंने ये अपने अंदर ये चेंज महसूस किया, बहुत कमाल बात है। देखो चिल्लाता कौन है? जो खोखला होता है, जो खाली होता है, जिसको डर होता है कि यार उसको पता चल गया मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे ही है। ज्यादा बात कौन नहीं करता जिसका पेट भरा है, पता है ऐसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, इजी है यार। ये चीज ना अभी रिसेंट समझ में आई मेरे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरी समझ में नहीं आ रहा था पहले, मैं भी बड़ा गुस्सा करता था, फिर मैंने अपने आप को एनालाइज किया, मैंने गुस्सा क्यों करता था, कुछ नहीं होता था ना, खाली होता था, ज्यादा बैठेंगे वो कुछ पूछ लेगा, जवाब देना पड़ेगा, तो माहौल ही ऐसा बना दो कि वो तुमसे ज्यादा बात ही नहीं करे, मैं तो रूड आदमी, बदतमीज ऐसे ही होता है ना। तो भाई जब आप खाली पेट होते हो ना तो आप गुस्सा करते हो, ये एक नई मैंने, ये बिल्कुल बात आपकी जो है ना वो दुरुस्त है। और आप देखेंगे तो मैंने भी अभी मैंने आपकी बात के बाद ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ना, तो बिल्कुल आपकी बात 100% है कि अब आपके करीब जितने लोग गुस्सा करते हैं ना, वो देख लो वो क्या है, ऐसे ही है कि उनके जेब में कुछ नहीं है, वो खाली है, और जितना पोजीशन में बंदा बैठा हो उतना हम्बल है।
आप यकीन जाने, आप जितने भी बड़े फॉर्म में जाएं, उसके सीईओ से मिले, वो आपको हम्बल ही मिलेगा। ऐसा ही है। उसके नीचे वाले से मिले, वो आपको वो आपको ऐसा मिलेगा भाई जैसे इससे बड़ा कोई है ही। तो ये एक चीज ना आपको इस फेज में आके समझ में आती है, ये आपको उससे पहले नहीं समझ में आएगी। जब आप उस फेज से निकल के इस फेज में आओगे ना, तो आपकी समझ में आएगी। व्हेन यू डोंट केयर कि यार पैसा कहाँ से आएगा, व्हेन यू नो कि यार मेरा चीजें बॉटम मोड पे आ गई हैं, मेरे पास दिन में इतने तो आ ही जाते हैं, तो फिर आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं एक आम सी मिसाल देता हूँ, रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ। आप लेबर से काम करवा रहे हैं, आपकी जेब में पैसा पड़ा हुआ है, वो सामने आके बैठा, बोला सर पैसे चाहिए। अरे यार कोई मसला ही नहीं है यार, ये ठीक है, काम और अच्छा हो जाता। आपकी जेब में पैसे नहीं है, वो आगे बैठ गया, सर पैसे चाहिए। अब उसे यार सॉरी यार आज पैसे नहीं है, वो तो लेबर है, चलो उठ, पैसे नहीं है। आप उससे बदतमीजी करें। क्यों? अपनी चीज को कवर करने। ये मैंने अभी दरियाफ्त किया है कुछ ही दिनों में, यार मेरे रवैये के अंदर चेंज आ गया। अब नहीं मैं किसी के साथ गुस्सा कर रहा हूँ। अब कोई बड़ा नुकसान भी हो रहा हो तो खैर यार देख ले, क्यों बैकअप आ जाता है ना थोड़ा बहुत, तो आपको समझ में आता है क्या नुकसान हो गया है, अब कवर कैसे करना है उसकी बात करना है। अभी तो काम करो, ये लो। अब उस वक्त थे यही पैसे जो जल गए, तब आप क्या करोगे? गुस्सा ही करोगे, और क्या करोगे? ऐसा ही है। आई होप ये लोगों को समझ में आ जाए वाली बात है यार। तो आप क्या कहते हैं, लोग अक्सर जो है ना इस बात की मिसाल देते हैं कि भाई पैसे को आप किस तरह देखते हैं? जैसे कि अभी ये बात करी आपने, तो अक्सर लोग जस्टिफिकेशन देते हैं कि नहीं यार पैसे की कोई वो नहीं है। तो ये बात जैसे आपने करी कि पैसा होने से या कुछ चीजें आसान होने से आप ऑब्वियसली आपकी लाइफ आसान हो जाती है, तो पैसे को कैसा देखते हैं? देखो, पैसा आपका बेसिक टूल है। आंखें होंगी तो दिखेगा, ठीक है, जबान होगी तो बोलोगे, पैसा होगा तो जियोगे, सीधी सी बात है। लस्ट नहीं होनी चाहिए इंसान की, जरूरत के तहत उसके पास उतना पैसा हो। मेरा ड्राइवर मुझसे पूछ रहा था, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, सवाद से वापस आ रहे थे, मुझे कह रहा चलो आगे का क्या प्लान है? मैंने कोई प्लान नहीं। कह रहा क्यों, गाड़ी वाड़ी चेंज नहीं करनी? मैंने कहा नहीं, चल रही है ना, चल रही है, मंजिल पे पहुंचा रही है ना। मैंने कहा देख, पैसा उतना चाहिए होता है जितनी जरूरत हो, क्योंकि ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। वो हम खुद हावी करते हैं, वो हम हावी करते हैं। तो मैंने कहा मुझे उस रेस में जाना ही नहीं। उस रेस में अगर आप चले गए भाई, उसका एंड नहीं है कोई, उसका एंड नहीं है। तो आप कोशिश करो उस रेस से बचो। पैसा आपके पास इतना हो जितनी आपकी जरूरत हो। पीछे 2 रुपए आपके पास पड़ेगा। हमारे मेरा एक दोस्त है, वो मुझे सिखाते, कह रहा है यार ऊंट बांधना बहुत जरूरी है। सही है, ये बात मुझे बड़े देर से समझ में आई। पहले मैं सारी किस्तें जला देता था, वो हमेशा बोलता था भाई तू जला दे, एक ऊंट तो बांध, एक ऊंट तो बांध, वापसी का रास्ता तो छोड़। मैं कहता था यार मैं मौलाई आदमी हूं। तो कह रहा भाई तू सही है, मौलाई आदमी यार, लेकिन मस्जिद नबी के बाहर भी ना हुजूर कहते थे कि अपना घोड़ा बांध के आओ भाई, ऐसे ही छोड़ के नहीं आओ, फिर तवक्कल करो। तो ये चीजों को ना बड़ा लर्न किया है मैंने लोगों से। झगड़े के अंदर भी चीजें सीखी है मैंने, भाई वो क्या बोल रहा है गुस्से के अंदर, फिर घर पे जाके लिखो कि यार ये इसने क्या बोला था, बात तो काम की बोली थी उसने। इंसान सीखता है, ठीक है। तो आप सीखें, सीखने का अमल कभी रुकना नहीं चाहिए। और पैसा उतना कमाएं जितनी जरूरत है, क्योंकि आखिर मौत है और जीएम लेके कुछ नहीं जा सकते हैं। बात को समझें, आज मेरे पास पैसे हैं, मैं उसको खर्च नहीं कर रहा हूँ, कल मैं बीमार हो गया, सब अस्पताल में लग गया, क्या फायदा उस पैसे? हमारे एक उस्ताद हैं, वो कहते हैं कि कोशिश करें कि आपका पैसा ना आपके ऊपर ही खर्च हो। तो वो बेसिकली वो 50-60 ममालिक घूमे में, तो वो हर एक हफ्ते में ना 2-3 दिन के लिए कहीं चले जाते। तो कहते हैं हमें किसी ने कहा था कि पैसा बीमारी पे नहीं लगना चाहिए, आपकी जिंदगी पे, आपकी हेल्थ पे लगना चाहिए। यार मेरे जो जॉब करने वाले दोस्त हैं ना, मैं उन सेक्शन वाले को कह रहा यार तू पैसे सेव किया। मैंने कहा अच्छा तुम लोग सेविंग्स क्यों करते हो? वजह बताओ, सेविंग्स क्यों करते हो? फोन ले लेना, गाड़ी चेंज कर लेनी है, ट्रिप पे चले जाना। मैंने कहा ये वाला काम मैं रोज कर रहा हूँ। सही है, मैं सारा साल ही ट्रिप पे होता हूँ। मैं सारा साल ही ट्रिप पे होता हूँ, स्लीपिंग बैग मेरी गाड़ी में ही होता है। तो मैंने कहा मैं पैसे बचाऊं किस लिए? कोई रीजन ही नहीं है। मतलब मोबाइल चाहिए होता है, अभी ये इस्तेमाल हो रहा है, अल्लाह ना करे छिन गया, टूट गया, तो हम दूसरा ले लेते हैं। तो मुझे इसके अंदर कोई ना वो लस्ट नहीं है। तो मेरा सेविंग करने का कोई रीजन नहीं है। मतलब खाना मैं हर शहर का खा रहा हूँ, तो पैसे क्यों बचा रहा था? तेरे को अच्छा खाना खाना ना। तो मैंने कहा जब हम रोड पे हाईवे पे निकलते हैं, हम उससे तो नहीं पूछते कि कढ़ाई कितने की है, जब वहां मिली कढ़ाई रही है, अब वो जितने की भी मिलेगी हमने खानी है, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो मैंने कहा यार मैं ये चीजें रास्ते में चलते फिरते कर रहा होता हूँ। तो मैं फिर इसके पीछे ना, और एक चीज और मैंने सीखी है, खर्च करने के बाद सोचो नहीं। हो गया ना, हो गया, अब छोड़ दो। अक्सर लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि यार, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, मोबाइल खरीद लिया, कोई चीज खरीदी ना, उसके बाद वो क्या, यार तुम बताओ कितने का लिया होगा? नहीं यार ये महंगा ले लिया। तो बेचारा शक में 2-3 दिन ना उसके परेशान रहते हैं कि यार
मैंने 10 रुपए ज्यादा दे दिया उसको, अब ले लिया ना, खत्म करो। अब क्या कर सकते, कुछ कर तो नहीं सकते। एक बड़ा ही प्यारा वो है कि हम पूरी जिंदगी पैसा जमा करते हैं बुरे वक्त के लिए, और फिर बुरा वक्त आ जाता है। और फिर बुरा वक्त आ जाता है। तो भाई बुरा वक्त लाने से पहले देखो एक चीज है ना, शायद मेरी बातें शायद लोगों को बता भी लगी, लेकिन देखो यार, मौत से तो कोई मुकर नहीं सकता ना। हाँ नहीं, सबने जाना है। बिल्कुल। जो भी यहाँ है वो टेम्पररी है। बचा के कौन लेके गया, हिस्ट्री से दिखा दो। कोई एक बंदा दिखा दो जिसने यहाँ कुछ जखीरा किया हो और वो ले गया हो अपने साथ, सिवाय आपके अमल के, नेकी के, यही जाती है। फिजिकली मटेरियल की अगर बात करें, कोई एक आदमी वहां से लेकर, शुरू से लेकर अब तक, कोई एक बंदा बता दो जो कुछ ले गया हो अपने साथ। या किसकी कब्र सोने की बनी, जब किसकी कब्र बड़ी नहीं लेके जा सकते हो यार, तो जखीरा करके करना क्या है? मुझे तो कॉन्सेप्ट अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने दिया अभी बेटियां जो अपने घर की हो जाएंगी, अपना तो बेटा ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। क्या छोड़े उसके लिए, अगर अल्लाह ने दे दिया, इंशाल्लाह कभी दिया, वो खुद करेगा जो करेगा, जिस तरह हमने किया। ऐसा ही है। बेटियां हैं, उनकी परवरिश अच्छी करनी है, उनकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आने देनी है। आज मैं उसको रोक रहा हूँ, नहीं बेटा ये नहीं करो, और वही काम मैं उससे 2 साल बाद करवा रहा हूँ, तो क्या वो उस तरह करेगी जिस तरह उसको करना था? अगर उसको ये काम आज करना है और अल्लाह ने आपको शकत दी है तो कर दो, रोको नहीं, ना खुद को रोको ना उनको रोको, जिंदगी को जी लो यार, एक ही है, कसम से एक है। अच्छा शहरोज भाई, मुझे बताएं कि आपका मैंने अंदाज देख रहा हूँ मैं ना, और बहुत सारी बातें भी सुनी है मैंने, समझा भी है, तो आपके पीछे कौन है, आपके बैक एंड पे कौन है? हर किसी के कोई ना कोई सपोर्टिव होते हैं, या कोई उस्ताद होते हैं, कोई टीचर्स होते हैं, कुछ फिलोसफीज होती हैं, कुछ जो है ना वो बिलीव्स होते हैं, कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं इंसान को बनाने में। तो अगर मैं पूछूं शहरोज समेजा के पीछे बैक एंड पे कौन सपोर्ट पे है? उसका वक्त, मेरा उस्ताद मेरा वक्त है। आज मैं रिवील करता हूँ, अक्सर मेरे फेसबुक पे आपने देखा होगा उस्ताद मोहतरम करके मैं बहुत सारी चीजें लिखता हूँ। तो बेसिकली मेरा जो उस्ताद है ना, वो मेरा वक्त है। मेरे वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लिटरली अगर मैं किताब भी लिखूं तो शायद कम पड़ेगी, इतने हादसे हुए मेरे साथ, इतने मामलात हुए। मैंने अपनी जिंदगी में खून के रिश्ते टूटते हुए देखे हैं, सगों को दूर होते हुए देखा है, दोस्तों को मुंह मोड़ते हुए देखा है। ठीक है, वो दोस्त जो साथ खाते थे और जब आप फंसो तो वो आपसे पूछे भी ना। और कुछ गैरों को बहुत करीब देखा है, कुछ गैरों को इतना साथ देते हुए देखा कि अमेज्ड हो गया कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। राह चलते हुए लोगों ने साथ दिया, राह चलते हुए लोगों ने सपोर्ट किया। देखिए इंसान, एक ना डेफिनेशन समझ में आई कि वो कहता है ना यार ये सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता सर। आपको लोग बनाते हैं, बुरा भी लोग बनाते हैं, अच्छा भी लोग। मुझ पे लोगों ने भरोसा किया, खासकर इस स्पेशल फील्ड के अंदर लोगों ने मेरी बात पे भरोसा किया कि नहीं यार ये बोल रहा है तो ये कर लेगा। तो ये जो मुझे ट्रस्ट मिला ना, बेसिकली मुझे बनाया इस ट्रस्ट कि लोगों ने मेरी बात पे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था ना, मैं तो पिक्चर बेच रहा था ना, ये बन जाएगा, था तो कुछ भी नहीं। वो पिक्चर भी की, उसी से मिलियंस का काम हुआ, उसी से सीआर पे गए। आज भी हम पिक्चर ही बेच रहे हैं, इंटरेस्ट से उठाई, ये बना देंगे, हाँ बना देंगे। लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं ना, यार ये कह रहा है तो बना देगा। यस, तो सारा गेम इसने चेंज किया। वो कहता है ना कि बच्चे का भरोसा शुरू से बनाना शुरू करें, उस पर ट्रस्ट करें, यार तू कर लेगा। मेरे पे पूरे मुल्क ने ट्रस्ट किया, तो मैं कैसे नहीं करता। ठीक है, और हार्डशिप्स जब आई तो वक्त ने सिखाया, दोस्त छोड़ के गए उसने भी सिखाया। हर चीज में एक सबक होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। बार वाला भी आपको कुछ सिखाता है, पान वाला भी आपको कुछ सिखाता है, उस्ताद भी आपको कुछ सिखाते हैं। और हमने उस्ताद को बहुत गहराई से देखा है। उस्ताद आपको कभी कान पकड़ के बोलेगा नहीं कि ये करना है, वो आपका रोल मॉडल है। अब उस रोल मॉडल को आप कैसे देख रहे हो, ये बात है। अब वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। एक चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी, विच इज डिसिप्लिन। अगर आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आप कभी कुछ भी नहीं कर सकते। सही है। अगर आप आज भी अपनी मर्जी से उठते हो, 12 बजे उठ जाऊंगा, 2 बजे उठ जाऊंगा, तो बड़ी आप कुछ नहीं कर सकते। इफ यू वेक अप, अलार्म से पहले 7:30 बज गए, बस हो गया, अब मैं सोऊंगा नहीं। कुछ नहीं भी करूंगा लेकिन मैं सोऊंगा नहीं। वहां से गेम चेंज होता है। फिर अब अगर मैं रात को 4 बजे भी सोता हूँ तो सुबह 7:30 बजे मेरी आंख खुलती है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद फिर मेरा दिल नहीं करता मैं सोऊं। और अगर घर में बैठे बैठे 9:30 बज गए ना, चाहे कराची में ही क्यों ना हो, मुझे बेचैनी शुरू होती है, मुझे लगता है मेरा दिन खत्म हो गया। 9:30 बजे अभी मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन खत्म हो गया। मैक्सिमम 9, बस घर से बाहर, अब इससे ज्यादा नहीं बैठना। अनटिल अनलेस के आपने अपने काम को इतना सेट कर दिया कि अब वर्क फ्रॉम होम होगा। तो अब मेरा प्लान ये है कि मैं अपने काम को थोड़ा सा रिमोट करूंगा और मैं अपनी बेटियों को थोड़ा सा टाइम दूंगा, ताकि अब मैं उन पे तवज्जो दूं। बिकॉज मैं पाकिस्तान भर के बच्चों को बनाने की बात कर रहा हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं जिनको मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। सो व्हाट आई नीड टू डू इज कि अब मैंने उनको एक्सप्लोर करना,
कि उनके अंदर ऐसी कौन सी सलाहियत है जो किसी और बच्चे में नहीं है, तो अब वो सलाहियत को हम बाहर निकालें और उस पर अब काम शुरू। देखिए, अगर मैंने 2-3 सालों में कुछ नहीं किया तो शायद मेरी बेटी टिकटॉक पे रील बना देगी, ऐसे ही समझे, आप रोक नहीं सकेंगे। तो उसका क्या मतलब हुआ कि इस शौक को उसके पैशन में कन्वर्ट करना, और इस टूल को उसको मैं कैसे दूं कि इस टूल के अंदर कॉज आ जाए और वो एक अच्छी व्लॉगर बन जाए, वो एक एक्सप्लोरर बन जाए, करे वो वही जो उसने करना है, लेकिन उसको शेप में ऐसा ही है। तो अब मेरा जो गोल है ना वो सिर्फ यही है, भाई खाना वो देगा, सही, सच्ची बता रहा हूँ, रस्क उसने देना है, वो भूखा नहीं सुलाएगा। तो अगर मैं आज 10 लाख रुपए नहीं कमाऊंगा तो मेरी जिंदगी गुजर जाएगी यार, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आज मैं उसके टाइम पे उसको खड़ा नहीं करूंगा ना तो शायद उसका वक्त वापस नहीं आए। सही है। सो आई एम रेडी टू गिव अप माई सेल्फ नाउ ऑन दैम। ये एक फैसला अब मैं कर चुके। अच्छा, एडी साहब के साथ आपका वक्त लगा तो उनको कैसा पाया, उनसे क्या क्या चीजें अडॉप्ट करी, क्या क्या चीजें सीखी आपने कि यार एक लीडरशिप के अंदर, और उनके या मेन आपने जो उनकी थीम देखी जिंदगी की कि यार उनको कौन सी चीज एनर्जी देती थी, पर्पस था, किस तरह वो ड्राइव करते थे। क्योंकि आपने एक जगह वीडियो में कहीं बात करी थी कि उनके साथ रह के जो ना मुझे उनके नजरिए से मैंने देखना सीखा दुनिया को। तो इस नजरिए के बारे में बताएं कि ये लोग क्या किस तरह देख रहे होते हैं दुनिया को। पहले ये बताएं, ये मानते हैं कि ईदी कोई आम आदमी नहीं था? ऐसा ही, उसके साथ कुछ तो था अल्लाह की तरफ से, ऐसा ही है, ठीक है। उस बंदे की एनर्जी, उस बंदे की सलाहियत, ठीक है, उस बंदे ने एशिया का सबसे बड़ा इदारा बनाया जिसको दुनिया ने माना, तो कुछ तो था उसके साथ, बेशक, ठीक है। और उसकी सराउंडिंग में जितने लोग थे ना, वो सारी चीजें उन तक भी पहुंची। इसको समझे पहले, वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात है कि एनर्जी इस कमरे के अंदर अगर कोई एनर्जी है, मैं पॉजिटिव हूं और इस कमरे के अंदर अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो वो मुझ तक पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी। मैं नेगेटिव हूं, इस कमरे के अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो वो मुझ तक जरूर पहुंचेगी। ऐसे ही है। मैं पॉजिटिव हूं, इस कमरे के अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो हम लड़ेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो उनकी एनर्जी और मेरी एनर्जी मैच कर रही थी। और जो एनर्जी मैच कर रही थी ना, वो सिखाते कुछ नहीं थे, वो दिखाते थे, मैं ये कर रहा हूं, अब तो सीख क्या होगा, समझ रहे? वो खपती आदमी था। सुबह 6:15 बजे फोन आता था उनके कंट्रोल रूम में, जब हम पूरी रात के सोए हुए होते थे। सुबह 6:15 बजे फोन उठाया, 2424-125 का नंबर होता था, ये साहब का पर्सनल नंबर। वो फोन करते थे, ए कौन? ये साहब शहरोज बात करो, ए जहाज निकालो, मेरे को इस्लामाबाद जाना है। हम सोचते थे यार ये कैसा आदमी है मतलब अभी 6:15 बजे नींद से उठा है, जहाज निकालो, मेरे को इस्लामाबाद जाना है। अच्छा भाई, उनके फिर असिस्टेंट आते थे, काज़मी साहब, अनवर काज़मी साहब, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब फरमाए। वो आते थे, हम उनके पास जाते थे, वो 7:30 बजे पहुंच जाते थे। वो भी टाइट किस्म का कोई टैलेंटेड आदमी था। अगर भाई ये साहब का फोन आया, वो कह रहे हैं जहाज निकालो और इस्लामाबाद जाना है, क्या हुआ है? मैंने कहा सर ये पूछने की सलाहियत हमने नहीं है और ना हमारी औकात है, ये आप ही पूछ सकते हैं। तो वो बहरहाल वो पूछते थे, लेकिन वहां से ना एक मैसेज था, उनको रात को कुछ ख्वाब आता था, वो सुबह उठ के वो कर देते थे। मैंने ये सीखा कि जो आपने करना है ना उसमें देर नहीं लगाओ, कर दो, डू इट ऑन द स्पॉट। वो आते थे टावर पे, ए प्रेस रिलीज चलाओ, मैं उस पे वीक मिशन पे जा रहा हूँ, कुछ भी प्लानिंग नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। एक आदमी साहब आप प्रेस रिलीज चला दो, हम वीक मिशन पे जा रहे हैं, 2-4 लड़के उठाए, गाड़ी में बैठाए, चल भाई नमाज पे जाए, चादर बिछाए बैठा है, ऐसा आना शुरू। क्या बात है यार, मतलब मैजिकल वाइब्स थे। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई उनके साथ सीईओ नहीं था, कोई कंसल्टेंट टीम नहीं थी, कोई पीआर टीम नहीं थी, नो नथिंग। वो खपती आदमी था यार। वो कहता था बस कर दो, खुद ही होगा ये जो भी होगा। लेकिन उसकी एक चीज क्या थी, वो माजूर बच्चों को गुसल खुद देता था, वो मैयतों को गुसल खुद देता था, ठीक है, वो हर ऑपरेशन में खुद खड़ा हो जाता था। तो वो अल्लाह ताला के लिए कुछ कर रहा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला उसके लिए कुछ नहीं कर रहा? ऐसे ही इस गेम को मैंने समझा है वहां पर। ये गेम क्या है, आप उसके लिए काम करो, वो आपके लिए काम करे। इतना जज्बा, इतनी हिम्मत, जो आमतौर पे बंदे के ख्याल में तो नहीं आएगा ये काम ना, कि माजूर को वो देना और इस तरह ख्याल। तो ये जज्बा, मेरी हमेशा इस बात पे क्यूरियोसिटी रहती है कि असल में, अच्छा हर कोई अपने लेवल पे कर रहा होता है, कोई कम कर रहा होता है, कोई ज्यादा। ऐसे ही। तो यार ये जज्बा इतना किस तरह बढ़ जाता है कि वो अपने आप से आजाद होके बंदा फिर वो पूरा वक्त यही सोच रहा होता है कि मैं किस तरह आसानियां बांटूं लोगों की। सर आपने ये ऑफिस बनाया, इस ऑफिस के अंदर काम करने के लिए आपने 10 लोग रखे, उन 10 लोगों के अलग अलग काम है, हर बंदा अपना काम कर रहा है। अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई, ठीक है, उस कायनात के अंदर लोग बनाए, जिंदगी और मौत का एक सिलसिला बनाया,
पूरा इंसान और माजूर इंसान बनाया, बेवकूफ और अकलमंद बनाया, मतलब आप देखें हायरार्की बनाई उन्होंने। तो उन सबको संभालने के लिए कुछ नाइब खड़े कर दिए। सही, ऐसे ही साहब वन ऑफ देम, जिसकी जिम्मेदारी थी इस दुनिया के अंदर, जिम्मेदारी थी 65 की जंग में से लाशें उठाना रेडी पर, उसकी जिम्मेदारी थी। अल्लाह ताला ने उसके अंदर जिम्मेदारी डाली। ठीक है, अल्लाह ताला देखें वसीले से काम करता है, ऐसे ही है, छड़ी से जादू से नहीं होता। ठीक है, लोग आग भी लगी, पत्थर भी गिरे तो उससे परिंदे से गिरा है ना, डायरेक्ट भी तो आ सकते थे ना, परिंदे से क्यों गिराया गया? तो वसीले के थ्रू काम होता है। तो जब वसीले के थ्रू काम हुआ तो एक इंसान की जिम्मेदारी लगाई गई कि तेरा काम है इन लावारिस लाशों को संभालना, और उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और जाते जाते अपने ऑर्गन भी डोनेट करके चला गया। सर ये अल्लाह के काम है, ये मेरे आपके सोचने की बात ही नहीं है। आप जहाँ सोचना शुरू कर दोगे ना, आप दिमाग खराब करोगे अपना। ये कुछ चीजें कुछ नहीं बल्कि 110% चीजें मेरे अल्लाह के खून कहने से होती हैं, मेरे अल्लाह की प्लानिंग से होती हैं। आप और मेरी कोई औकात नहीं। तो अगर कुछ आज कोई कर रहा है तो वो मेरा अल्लाह उससे काम ले रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो इस काबिल हो गया है कि वो अल्लाह का कोई काम कर रहा है। मैं और आप शायद इस काबिल नहीं हो, इस काबिल नहीं। ये गेम है, बड़ा सिंपल सा गेम है। शहरुज भाई, कोई ऐसा वाकया कि जहाँ पे आपने बड़ा आप इंस्पायर हुए हो एदी साहब से, कोई ऐसा, क्योंकि हर कोई ऐसा मोमेंट आ जाता है कि जहाँ पे आप देखते हो यार क्या बंदा है यार, बड़ा, तो ऐसा कोई वाकया आपको याद आता है? यार मैं उनकी ना एक चीज थी मेरे साथ हुई थी, जब आशूर में ब्लास्ट हुआ था 2009 या 10 में हुआ था शायद, आशूर में ब्लास्ट हुआ था। तो हम सिविल हॉस्पिटल के पास खड़े हुए थे और ब्लास्ट की आवाज आई। वो मेरी जिंदगी का पहला ब्लास्ट था, उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था बम ब्लास्ट कैसे होता है। तो आई वाज जस्ट 17 years old। तो वो एक आवाज आई धूम करके ना, तो हमारा जो ड्राइवर था उसने गाड़ी निकालना शुरू की और वो बता नहीं रहा था कि यार ब्लास्ट हुआ है, पैनिक हुआ है। तो उस सिनेरियो के अंदर ना मैं बाहर खड़ा हुआ था, अभी हम लोग वहां से हुआ और इतने में यहाँ पर एक लड़की बेहोश हो गई थी। हमारा जो इंचार्ज था उसको, हम एक मोबाइल वैन के अंदर थे, तो उसे इंचार्ज था, उसने बोला शहरोज इसको ले और सिविल हॉस्पिटल पहुंच, इसको लेके जा। तो मैंने वो मरीज डाला। अच्छा मुझे अभी तक नहीं पता कि ब्लास्ट हुआ है क्या हुआ है, आज भी रॉन्ग पे खड़े होते हैं इस बात। मैं उसको सिविल हॉस्पिटल लेके गया, हमने सिविल में उतारा। जब मैं सिविल से वापस आया ना, पथराव शुरू हो गया था, जंजीर जनी और तेज हो गई थी, आग लगी हुई है, जमीन तप रही है, गर्म हो रही है, ठीक है, और हर तरफ शोर शराबा, मतलब कयामत का मंजर था वो। अच्छा मैं अकेला था लिटरली। मेरे इंचार्ज जो अगर आज ये सुनेंगे तो वो मुस्कुराएंगे कि हाँ ऐसा हुआ था। फोन बंद हो गए थे, सिग्नल्स बंद हो गए थे, किसी से राब्ता नहीं था और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं स्पॉट की तरफ भागा क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि यार मेरे सारे लोग वहीं होंगे जहाँ हादसा हुआ है, क्योंकि हमारा तो काम था ना, काम ही है कि हादसे की जगह पे पहुंचो। तो मैं उस तरफ भागने लगा। तो जब मैं उस तरफ भागने लगा ना, तो लोग यूं आ रहे थे और मैं यूं जा रहा था और अकेला था। ठीक है, मैं भागता भागता जब वहां ऑन स्पॉट पहुंचा तो मैंने सिर्फ आज़ा देखे और एजी साहब को खड़ा होता हुआ देखा। क्या बात, लिटरली, मतलब लोग, अब इसको आप इमेजिन करें, एजी साहब क्योंकि अपने हाथ से तो लाश नहीं उठा रहे थे, तो वो खड़े हुए थे और बाकी सारा अमला लाशें उठा रहा था। तो एक तरफ सारा अमला ईदी का काम कर रहा है, लाशें उठा रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूं, यहाँ ईदी साहब खड़ा। वो मोमेंट ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। अल्लाह अकबर। मतलब वो दिन है और आज का दिन है, मुझे नहीं लगता कि कभी मैं हेजिटेट हुआ हूं किसी चीज के अंदर। क्योंकि उन्होंने एक जुमला कहा उस वक्त कि तुम्हें अल्लाह ताला ने मुंतखब किया ये काम करने के लिए, ये काम कोई और नहीं कर सकता। ये काम कोई और नहीं कर सकता। तो आज अगर तुम यहाँ हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लग जाओ। फिर उसके बाद हमने 72 घंटे काम किया कंटिन्यू, लाशें उठाई, आज़ा उठाए, सिविल हॉस्पिटल गए, वहां पर ऑर्गेनाइज की लाशें। हमारे अपने कुछ लड़के शहीद हुए उसमें जिनके निचले धड़ नहीं मिले हमारे को, एम्बुलेंसेस क्रैश हुई। फिर वहां से हमने उठाया, सरद खाने गए, फिर सरद खाने में हमने बॉडीज को ऑर्गेनाइज किया, सारे एक तरफ, सारी टांगे एक तरफ, सारे हाथ एक तरफ। हमें नहीं पता वो हिम्मत कहाँ से आई। डीएनए सैंपल्स निकाले, लर्निंग थी, आज भी लोगों को नहीं पता डीएनए कैसे होता है। सही है। हमने डीएनए सैंपल्स निकाले, खुद निकाले, तो हमें समझ में आया कि यार ये तो कुछ और ही काम है। और 72 घंटे के बाद जब मैं घर गया तो मेरे अंदर से इंसानी खून की ऐसी बदबू आ रही थी कि मेरे इलाके के कुत्ते भी मुझे नहीं पहचान रहे थे और उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया था कि ये कौन जा रहा है, क्योंकि आई वाज लाइक अ वैम्पायर, खून से भरा हुआ था। हमारे पास वहां कोई फैसिलिटीज नहीं होती थी मुर्दा खाने में कि आप नहा लो जाके, ऐसा कुछ नहीं था भाई। उधर ये लाश नारी, उधर ही पानी डाल दे अपने ऊपर अगर तू डाल सकता है तो, और कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे पास ना ग्लव्स होते थे, ना हमारे पास कोई फैसिलिटीज होती थी, हम तो हाथों से काम करते थे यार। कोई टैक्स सिस्टम नहीं था भाई, एक ही था, वो भी धो रहा है, सफाइयां कर रहा है, प्लास्टिक में रैप किया, चल भाई आगे बढ़ा। इट्स लाइक अ फैक्ट्री। ठीक है, जब मैं घर पहुंचा 72 घंटे के बाद, मुझे याद है मैंने शावर लिया गर्म पानी से और मैं सोया हूँ। मैंने कहा कमोबेश को 36 घंटे बाद में उठाऊंगा।
तो मेरी जिंदगी का एक हफ्ता गायब हो गया। गायब हो गया। एक हफ्ता ऐसा ही है, ऐसा ही है। 72 घंटे काम किया, 36 घंटे बाद में उठा हूँ, तो एक हफ्ता तो मेरी जिंदगी का गायब हो गया। उसके बाद जब मैं उठा ना, तो मैं एक नया शहर में था। क्योंकि वो आप समझे, मैंने कयामत देख ली थी इन द एज ऑफ 17। सही। और वो जब रियलिटी देख ले बंदा, जो आप बात कर रहे हैं, जो मरना है, उसके बाद फिर चहलम में दोबारा ब्लास्ट हुआ। ठीक है, पहला ब्लास्ट नर्सरी पे हुआ, सब लाशें लेके जिना हॉस्पिटल गए। दूसरा ब्लास्ट जिना हॉस्पिटल में हुआ, हम जिना में ही थे सर, लेकिन उस वक्त फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो दूसरा था। अगर वो तीसरा हो जाता जो टीवी से मिला, तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। हमारी ईदी की आधी काबीना नहीं होती। वहाँ फैसल भाई थे, साथ था, ईदी साहब नहीं थे, बाकी तकरीबन हमारा 70% कोर स्टाफ वहां मौजूद था जिना, जब वो बम मिला। तो भाई जिसने मौत इतना करीब से देख ली हो, तो उसके लिए क्या वो आप उसको हेजिटेशन किस चीज की होगी, उसको डर किस चीज से लगेगा, मुझे बताओ ना। हाँ। इंसान को डर किससे होता है? मौत से होता है। मौत से होता है। मैंने बहुत मौत देखी, एक्सीडेंट किया हुए हमारे अपने, एम्बुलेंसेज हमारी अपनी रूट पे कल्टी होती थी, बस वाले हमें भी उड़ा देते थे। गाड़ियों को पलटते हुए गाड़ी में महसूस किया, जब गाड़ी पलटती है तो कैसा होता है। तो ये सब चीजें महसूस की हैं, और मैं इसको समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक ड्रिल थी, एक ट्रेनिंग थी। कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता आपको ये। तो वो भाई मेरी जो ट्रेनिंग थी ना, तो वो आगे वो 4 साल का डिप्लोमा था मेरा जिंदगी जीने का। उसने मुझे किया रफ एंड टफ। अब खाना नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, सोने के लिए बिस्तर ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, नींद होनी चाहिए और काम होना चाहिए। अरे शरोज भाई, मेरा दिल चाह रहा है इस सवाल को करने का, अक्सर लोगों से नहीं होता ये सवाल। एक अल्लाह ताला ने आपको फिजिकल एस्पेक्ट दिया है और एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट दिया है, और आपने भी थोड़ी देर पहले बात करी एनर्जीज की कि यहाँ पे एनर्जीज होती है। तो इस चीज को कैसे देखते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड और एक एनर्जी की दुनिया और एक मैटर की दुनिया, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? यार मैं आपको बताऊं, मैं स्पिरिचुअल दुनिया को ज्यादा मजे से देखता हूँ। मुझे वहां ज्यादा कामनेस मिलती है, मुझे वहां ज्यादा ठहराव दिखता है। हमारे यहाँ ना हम अंधे लोग हैं, असल देखने वाले तो वो हैं। ऐसे ही ये चीज समझ में आ गई। हम अंधे हैं, वो देखते हैं। ठीक है, वो आपको महसूस करवाते हैं कि वो आप मौजूद हैं। और फर्क इतना है कि आपके अंदर वो सलाहियत हो कि आप उन चीजों को महसूस कर सको। हमने इंजीनियरिंग करी थी ना, उसमें एक कंडक्टर होता है, एक सेमी कंडक्टर होता है, और एक वो होता है मैग्नेट की बात कर रहा हूँ। एक मैग्नेट वो होता है जो कि पोटेंशियली मैग्नेट होता है, लेकिन वो उस वक्त मैग्नेटिक ताकत नहीं रखता। तो उसमें होता ये है कि आप अक्सर देखते हैं जो आम तौर पे मैग्नेटिक ताकत रखने वाला होता है, लेकिन उसमें होती नहीं है। तो उस पर आप मैग्नेट रगड़ते हैं ना, तो उसके अंदर वो मैग्नेटिक ताकत जो है पैदा हो जाती है और वो खुद भी मैग्नेट बन जाता है। ऐसा ही है। तो जो आपने बात करी थी ना कि ईदी साहब के साथ रह के क्या उन तक वाली एनर्जीज क्या हम तक नहीं आई होंगी, तो वो वाली बात है कि एक बंदा, जैसे आपने कहा कि आपकी पोटेंशियल थी, आप शायद पोटेंशियल वाले थे, उनके वो पहले से मैग्नेट थे। ऐसा ही है। तो आप उनके ऊपर जब उनको वो स्पार्क हुआ तो वो आपकी एक मैग्नेटिक एनर्जी, गीले के साथ सूखा जलता है ना, जी, वैसी वाली चीज होती है। असल में देखो हकीकत क्या है यार, देखो हकीकत ये है कि अल्लाह ताला की सारी मखलूकें हैं ना, एग्जिस्टेंस से तो इनकार कोई नहीं कर सकता। तो जो चीज है उसको फिर समझो कि वो क्या है, वो क्यों है, वो क्या चाहती है, वो अच्छी भी है बुरी भी है। तो उस पर थोड़ा सा काम कर लो कि आपके पास वो अच्छी ही आनी चाहिए, आपके पास वो बुरी आए तो आपको महसूस हो जाए, आपको महसूस हो जाए कि आपको बुरी चीज आ रही है, तो आप डिटॉक्स की तरफ चले जाओ। सही। I used to do it now, क्योंकि लोगों से मिलना है, ट्रैवल करना है, एक्सप्लोर हर तरीके का बंदा, और ये इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है अपना ऑरा को डेवलप रखना, अपने ऑरा को बेहतर रखना। उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ तरीके हैं जिनको मैंने लर्न किया है अपनी जिंदगी में, सीखा है मैंने। और मेरे कुछ दोस्त है इस फील्ड के अंदर, उन्होंने बहुत सिखाया है मुझे, उनके साथ घंटों दिए हैं मैंने, 7-7 घंटे सुना है उनको मैंने। तो मैं इतना बोल रहा हूँ ना, मैंने 7-7 घंटे सुना है उनको कि एनर्जीज क्या होती हैं, चीजें क्या होती हैं, उसको अंडरस्टैंड किया है। और जो चीज एग्जिस्ट कर रही है माजी से, हम सुनते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वालिया बैठे हुए हैं, पैगंबर आए, अंबिया आए, कितने लोग आए, उन सबके साथ डिफरेंट एनर्जीज आई। ठीक है, आज भी आप किसी दरबार पे जाते हो, कहते हैं यार बड़ी जलाली दरबार है ना, वहाँ एनर्जी बहुत पावरफुल है। ठीक है, वो बाबा तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ की एनर्जी बहुत पावरफुल है। एक जगह आप जाते हैं यार, ये दरबार बड़ा सुकून देता है, वहाँ पे काम, वहाँ की एनर्जी का
बात समझ रहे हैं? तो ये एनर्जीज हैं। फिर आप फिक्शन मूवीज कुछ देख लें, क्वांटम फिजिक्स है, ये सारी चीजें आपको यही सिखाती हैं। ये सब तो अल्टीमेट आप फिक्शन को जब यहाँ से रिलेट करो और ये सलाहियत आपके अंदर है कि आप इन चीजों को समझ सको कि वो जो आपको दिखा रहे हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो भाई जिंदगी बहुत आसान है। हाँ, जिंदगी बहुत आसान है, आसान भी है और मजे की भी है। आपको रोज क्यूरियोसिटी है, आपको रोज क्यूरियोसिटी है, एक वाओ फैक्टर है आपके अंदर जो है ना कि आप यार मजे के। अब आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो, तो आप डेली वही ऑफिस जा रहे हो, डेली उन्हीं चेहरों को देख रहे हो, उनकी अपनी एनर्जी वैसी डाउन हुई है, वो वैसे ही डिप्रेस्ड लोग हैं, वो कोई नई एनर्जी कैच नहीं कर रहे हैं, उनकी एक रूटीन है यहाँ से यहाँ बस, दैट्स इट, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। उनकी जिंदगी में कोई नहीं है एक्सप्लोरेशन वाली चीज, तो वो एनर्जी चेंज भी नहीं कर रहा है ना। यस, देखो एनर्जी चेंज होती है व्हेन यू ट्रैवल। लोग क्यों दुनिया घूमते हैं, उसकी वजह यही है, ठीक है ना। एलन मस्क की हिस्ट्री आप सुने तो वो कह रहा हम तो कैरावैन में ही रहते थे, हम तो ट्रैवल ही कर रहे होते थे रेगिस्तानों में, पहाड़ों में, हमारा और कोई काम ही नहीं था। क्यों? एनर्जी ड्राइव कर रहे होते। आप एक जगह पे रहते हो, एक लिमिटेड एनर्जी के साथ रहते हो, आपको एनर्जी बूस्टअप के लिए यू हैव टू ट्रैवल। और वो ट्रैवल वो नहीं कि 6 महीने में एक दफा चले गए तो एनर्जी मिल गई, नहीं, अपने आप को सर वो आप अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हो। आपको डेली बेसिस पे ये काम करना होता है। यू हैव टू दिन में सुबह निकले, नई जगह जाएं, नए लोगों से मिलें, एक्सप्लोर करें, चीजें करें, तो फिर आप देखेंगे आप एनर्जी को किस तरह चेंज करते हैं। सही है। और आप जब लोगों से मिलते हैं बहुत सारे, तो कहीं नेगेटिव भी मिलती है, कहीं पॉजिटिव भी मिलती है, तो आप अपने आप को कैसे डेवलप रखते हैं या मेंटेन रखते हैं एनर्जी का लेवल अपना? यार देखिए, एनर्जी का लेवल ये है कि किसी एनर्जी को मारने के लिए पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है। हाँ, आपको उस वक्त अपनी एनर्जी को और बूस्ट करना पड़ता है ताकि आप सामने वाली एनर्जी पे हावी हो जाए। आसान सा तरीका है। और अगर ये सलाहियत आपके अंदर नहीं है तो आप लोड लेके यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, आप उस लोड के अंदर आपको एंजाइटी शुरू हो जाएगी। और बहुत कम लोग हैं, बहुत रेयर एक प्रजाति है जो इस चीज को समझती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हर बंदा नहीं समझता, बोलेगा क्या बात कर रहा है यार। तो आप किसी जगह से उठे, आपको घबराहट शुरू होती है, आप किसी जगह से निकले, आपको सफोकेशन शुरू हो जाती है, आपको अजीब सी कैफियत हो जाती है, ब्लर हो जाते हैं, तो वो एक एंजाइटी डेवलप हो जाती है वहां की एनर्जी से। सो व्हाट यू डू, उसका सिंपल सा तरीका ये कार यही होता है, लेवेंडर ऑयल लें, सॉल्टेड वाटर लें, आराम से नैप लें, ठीक है, आप आराम से शावर लें, सॉल्टेड वाटर के थ्रू रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा डीप ब्रीथ करें, रिलैक्स करें। और अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो भाई 2 रकात नफल पढ़ना, चीजें बेहतर हो जाती हैं। इसके लिए कोई बाबागिरी वाला काम नहीं, ऐसा ही है, ठीक है। सिंपल से शावर लें, ठीक है, शावर आपकी वैसी बहुत सारी एनर्जी को रिलीज कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अगर अभी भी लग रहा है कि नहीं यार अभी भी एंजाइटी हो रही है, तो वजू करें, 2 रकात नफल पढ़ लें, आपकी चीजें बेहतर हो जाती हैं। कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपको एनएलपी कोर्स करने की जरूरत नहीं है। That's not rocket science। आप 2 मिनट लिखें अभी गूगल के ऊपर, आपको पता चल जाएगा यार एनर्जी कैसे रिलीज करना। ऐसे ही कोई इतना बड़ा सुनो, लोग बोलते हैं हम हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, होते हैं, वो इन चीजों के ऊपर प्रैक्टिकली काम करते हैं। मैं उतना ही इन चीजों को समझता हूँ जितनी मुझे जरूरत। ऐसा ही है, बस ऐसे ही, क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो मुझे इन चीजों का पता होना चाहिए, वरना मेरे लिए नुकसान होगा। अनाड़ी आदमी बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा ही है, आपको ये सारी स्किल्स आनी चाहिए, सीधी सी बात है, और तो कोई गेम नहीं है। चले, हम तो बहुत ज्यादा इस तरफ आ गए, मुझे लगता है दोबारा से बेसिक की तरफ आते हैं। ये टॉपिक मेरा बहुत क्लोज है। हाँ, अच्छा, हम मेरे भी बहुत क्लोज है, तभी उसकी हमने बातचीत शुरू करी। लेकिन आम तौर पे आवाम के लिए शायद उनको ये बात समझ नहीं आती, तो उसको हम ना, अच्छा, solution.com.pk के बारे में आप बताएं कि अभी क्या प्लान्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस तरह आपने उसको ग्रो किया? आपके मजे की बात बताऊं, बहुत ही यूनिक थॉट है। बिजनेस प्लानिंग पे नहीं चलता, बिजनेस मिरेकल्स पे चलता है। ऐसा ही है। और मेरी आपकी कोई औकात नहीं है कि हम आगे के 10 साल को सोच सके। हमें अगले सेकंड का नहीं पता, तो मैं कोई बहुत बड़ी प्लान नहीं करता। गोल जरूर है, ठीक है, सेट जरूर है टारगेट, लेकिन रोड मैप नहीं है। सही। अभी तो जो आ रहा है वो ले रहे हैं, सीधी सी बात है। काम आया उठाया किया, काम आया उठाया किया, रोज 1-2 कॉल्स आ रही है, 1-2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उठाया कर रहे हैं, साथ साथ प्लान कर रहे हैं थोड़ी सी चीजों को कि किस तरीके से सोल्यूशन को पैटर्न की तरफ ले जाया जाए, किस तरीके से हम इसकी पब्लिकेशन कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, क्यूसी किस तरह कर सकते हैं, और किस तरह इस पूरे स्पेशल नीड्स के प्लेटफॉर्म को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। वर्किंग ऑन इट, सोच रहे हैं कैसे हो सकता है, कहीं से शुरू करेंगे। अगेन वही वाली बात है, बर्न करने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, जब जुनैद भाई और उस्मान में पैसे दे देंगे तो फिर बैठ के बर्न करेंगे। सही है, अभी अपना पैसा तो बर्न नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि घर चलता है उससे, लेबर चल रही है, 20-22 घर चल रहे हैं उससे, तो वो 20-22 घरों को दबा नहीं सकते। ठीक है, तो जब पैसा आ जाएगा तो उसको बर्न भी करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कि अब क्या करना है, कैसे आ रहा है। इन्वेस्टमेंट लेने से मैं थोड़ा सा डरता भी हूँ, मुझे आज भी लोग कहते हैं कि तुम सेकंड राउंड रेज कर लो, इतना नहीं, आई थिंक जो है ना वो
और अब इस लेवल पे हूँ कि अगर मैं किसी को पिच करूंगा तो शायद कोई मना भी नहीं करेगा। लेकिन भाई बात यह है कि तजुर्बा है, फेल हो गए तो किसी को जवाब देना पड़ेगा ना यार। दूसरा, अभी आप फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ जी रहे हैं ना, उसके बाद फिर ये चेंजेस आ जाते हैं। किसी से आप पैसे उठा लो, आप फेल हो गए, फिर क्या करेंगे? फिर अच्छा, लोग पैसे इसलिए उठाते हैं कि वो स्केलिंग में उनको हेल्प आउट हो ना, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप, जैसे हमने बूटस्ट्रैप किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी उसके ऊपर है, तो कभी कभार बूटस्ट्रैप भी मुझे लगता है कि आप अपने सस्टेनेबल लेके चलें। बहुत जरूरत नहीं है कि आपको, हाँ अगर कोई, जैसे आपकी वो वाली बात थी उसके अंदर शार्क टैंक में भी, कि आपने लिया इसलिए क्योंकि आप एक्सपीरियंस लोग अगर आपके ऑनबोर्ड हो जाएंगे तो आपको कितना हेल्प आउट हो जाएगा। अच्छा ही है। तो ये बात ये है कि एक्सपेंड तो वही लोग आगे करेंगे, अपनी तो औकात नहीं है। हाँ। सीधी सी बात है। ठीक है, तो जब वो दोनों ऑनबोर्ड आ जाएंगे तो ही एक्सपैंड होगा। सही है, हम तो उसको ऐसे ही चला सकते हैं, तो हमारी कैपेसिटी यही है भाई। इससे ज्यादा जाने के लिए उन लोगों का हमारे साथ आना बहुत जरूरी है। वो सिस्टमैटिक लोग हैं, उनकी थॉट डिफरेंट है, वो प्लानिंग करते हैं। हम तो वखरे आदमी हैं भाई, हमसे अपने से प्लानिंग नहीं होती है। ठीक है, वो प्लानिंग करना जानते हैं, उनके साथ टीम मौजूद है, तो उनको लेने का मकसद यही है कि वो हमारे सिस्टम में आके बैठे और देखेंगे हमारे सिस्टम को। फिर उनकी जब टीम आगे रिपोर्ट बनाएगी कि यार इस बिजनेस के अंदर कितना पोटेंशियल है, इसके लिए भी उनके पास टीम है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा ड्यू डिलिजेंस एक टीम के पास जाएगा, वो टीम इनको बताएगी क्या कि भाई इस बिजनेस के अंदर इतना पोटेंशियल है, इसको यहाँ लेके जाया जा सकता है। यानी हमारे बिजनेस का असेसमेंट वो करेंगे तो ही समझ में आएगा कि हम कहाँ जा सकते हैं, वरना हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे। अच्छा, नहीं सही है ना, मेरे ख्याल से वो मार्केट एवेल्युएट करेंगे, पाकिस्तान में कितने स्पेशल बच्चे हैं, उनके इदारे कितने हैं, ताकि वो उसको एक्सपेंड कर सकें। अच्छा, आपने स्पेशल बच्चों के साथ वक्त भी गुजारा और उनको देखा भी, उनके लिए प्रोडक्ट्स भी डेवलप करते हैं, तो आपने हमारी सोसाइटी का क्या रिव्यू देखा इन बच्चों के साथ, कि हमारी सोसाइटी में इन बच्चों के साथ हम किस तरह बिहेव करते हैं, क्यों ये, और ये क्या ये बेहतरी की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इस हवाले से बताएं जो आपकी ऑब्जर्वेशन। हमारी सोसाइटी की ना प्रायोरिटीज डिफरेंट है। मैं अपने मेहमान को ज्यादा अहमियत देता हूँ, अपनी औलाद को कम। ये कलमिया है, ये बात सच है। ठीक है, मैं अपने घर में आने वाले गेस्ट के लिए सारा एहतमाम करता हूँ, लेकिन अपनी औलाद के लिए नहीं करता। हमारी सोसाइटी बहुत ही अलग सोसाइटी है, मेरी तो लिटरली नहीं समझ में बात समझ रहा है। हम पेरेंट्स के पास जाते हैं, हम कहते हैं यार ये एक डेडिकेटेड रूम बच्चे को दे दो ताकि हम इसको बना दें, इसमें ये बच्चा एक्सरसाइज भी करेगा, इसमें ये बच्चा अपना लीजर टाइम भी गुजारेगा। तो वो कहते हैं नहीं, फिर हमारे घर में गेस्ट आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे? तेरी औलाद है, तुझे उससे ज्यादा किसी और की फिक्र होनी ही नहीं चाहिए। तो अगर तुझे है तो मैं इससे ज्यादा तुझे क्या। सही बात है, मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है कि ये तो हमारा ड्राइंग रूम है ना, फिर मेहमान आएंगे कहाँ बैठेंगे अगर ये रूम हम इसको दे देंगे? अरे मैं कहता हूँ मैं अपना सब कुछ लुटा सकता हूँ अपनी औलाद। भाड़ में गया मेहमान यार, ऐसे ही है, भाड़ में गए दोस्त, ये है तो सब है ना, पहले ये है, बाकी सब बात में। हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है, हम सोशल प्रेशर में रहने वाले लोग हैं, वो देखेगा तो क्या करेगा। लिटरली मैं आई गेस बहुत ज्यादा लोग कहेंगे यार बहुत बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन हकीकत पता क्या है, किसी कैफे में जाके बैठता हूँ ना, बराबर में कोई अगर आके बैठता है तो कभी उनका टॉपिक सुना है आपने, वो किस टॉपिक पे बात करते हैं? इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, so, उसके ऊपर बात करते हैं, फलां की गॉसिप कर लेते हैं, फलां ने उसको डिच करा दिया। अच्छा, लड़कियों में मेरा गोल्स क्या यार, मेरा गोल्स तो है कि अगले महीने मैंने अपने बाल डाई करा, ठीक है यार, मैंने फला ब्रांड की नील पॉलिश लेनी है यार, क्या लिप ग्लोज है यार, जबरदस्त। मैं थोड़ा सा ना सोचता हूँ व्हाट इज दिस। हमने तो कभी भी नहीं सोचा कि हमने शॉपिंग करनी है। वो यहाँ आने से पहले अगर टी शर्ट अच्छी नहीं है तो कहीं दुकान पे कहते हैं जरा पहन ले चल भाई। हम तो ऐसे लोग हैं भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा मिसफिट हूँ, बाकी सब सही है। मैं मिसफिट हूँ, मैं नहीं बोलूंगा कि बाकी सब गलत है, मैं सही, नहीं, मैं मिसफिट हूँ, मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ, और बाकी लोग शायद जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे होंगे कि मेहमान ज्यादा जरूरी होगा, औलाद नहीं होगी। अपने लिए तो अलग है भाई, अपने लिए औलाद जरूरी है, बाकी सब बात हो सकता है उनके लिए उनका गेस्ट ज्यादा अहमियत रखता हो, उसकी अरेंजमेंट, उसका रेड कारपेट ज्यादा रखता हो, अपने बेटे की प्रायोरिटी ना होती। असल में हमारे साथ ये भी ना हम ब्रांडिंग पे बहुत फोकस करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस हवाले से ये जो है ना कि लोग आएंगे तो बोलेंगे यार, इसीलिए अपने इर्द गिर्द लोग ही नहीं रखता हूँ। हाँ। ना लोग होंगे ना कुछ कहेंगे, बात सिर्फ इतनी सी है। तो सबसे पहला काम ही यही किया भाई, लोग ही नहीं है, कौन क्या कहेगा, लोग ही नहीं है। और लोगों की अगर सुनेंगे तो क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लोगों ने तो हुजूर पे भी पत्थर बरसाए थे, जिसकी खातिर कायनात बनी, जब उसको पत्थर बरस सकते हैं
हमने जब ये इस चीज़ को शुरू किया था ना, तो हम लोग करते ही यही थे कि हम होटल्स पे बैठते थे और हम डिस्कशन करते थे कि कभी हमने कैरेक्टर के हवाले से टॉपिक रख लिया, कभी स्पिरिचुअलिटी के हवाले से मौजूद रख लिया, और ये समझे कि मौला अली का कॉल था कि अपने किरदार को बनाने में इस तरह मशगूल हो जाओ कि तुम्हें दूसरों पर तनकीद करने का मौका ना मिले। तो मैं जब ये इमेजिन करता हूँ ना कि अगर मैं ये वाली थॉट प्रोसेस हर बंदे में डाल दूँ कि वो अपने बारे में सोच रहा है कि यार मैं किस तरह अपनी ज़ात से आसानी पैदा कर सकता हूँ अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई रोक सकेगा आगे बढ़ने से? अगर ईच एंड एवरी बंदा, अगर वो इस बात पे लग जाए कि यार मैं अपने आप से आसानी पैदा कर दूं अगले के लिए, या बिजनेस डेवलप कर दूं, या कुछ भी, कि यार कोई आइडिया पे बात हो, कुछ सीखने पे बात हो, कुछ बेहतर करने में बात हो, अगर सब इस तरह सोचना शुरू कर दें तो मजे की ऑब्जर्वेशन दो, नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हम। इस बात को समझिएगा, नेचर के अगेंस्ट ना आप जा सकते हैं ना मैं जा सकता हूँ। कुछ लोग हमारे माशरे के ढीठ मुतमईन है, ढीठ मुतमईन, सही है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बात को समझिएगा, सही कह रहे हैं। तो अगर किसी को अल्लाह ताला ने भेजा है चिल करने के लिए ना, तो उसको चिल करने दो, वो हमारा काम नहीं है कि हम उसको जाके हिलाएं। ईदी साहब ने सिखाया था, इलाज उसका करो जो करवाना चाहता है। हमारे साथ इस पर कहते हैं जो सो रहा है तो उसको सोने दो, उसके ऊपर और रजाई कंबल डालो। हाँ, जो उठने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसको हाथ देके उठा लो। गेम सारा यही है, जगह जगह जाके टीकी नहीं लगाओ। हाँ, जिसको आज तक यही फर्क नहीं पड़ा कि यार मैं बच्चे को 2 कतरे पोलियो की पिला दूंगा तो ये माजूर नहीं होगा, ऐसा ही है। खुद लेके जाता है ना वैक्सीनेशन के लिए, आप भी लेके जाते हो, मैं भी लेके जाता हूँ। हम तो नहीं बोलते कि नहीं यार वो घर पे आया नहीं कतरे नहीं पिलाओ, क्यों? हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेहतमंद रहे, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सही रहे, जो चीज जरूरी है। कोविड की वैक्सीनेशन आपने भी लगाई, मैंने भी लगाई, अगला कोविड हिट ना करे वो अलग बात है कि आपको नया आएगा सही है, लेकिन एटलीस्ट कोविड हिट नहीं करेगा। तो भाई जो चीजें करने की है वो करने की है, और अल्लाह ताला ने एक परसेंटेज सेट की, 1% है जो कुछ करेंगे, 1% है जो देखेंगे। तो देखने वाले करेंगे नहीं और करने वाले बैठ के देखेंगे नहीं, ऐसा ही है। तो अगर आप इन दोनों पॉपुलेशन को मिलाने जा रहे हो तो आप अगेंस्ट द लॉ जा रहे हो। So don't try to go against the law. Yes, ऐसा ही है। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। मेरे साथ कितने लोग हैं वो विलिंग नहीं है सीखने के लिए, तो मैं उनको नहीं सिखाता हूँ। ये तो बिल्कुल यार उनके सामने मैं सारा दिन काम करता हूँ, 2 फोन पे लगा हुआ हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ, उसको भी डील कर रहा हूँ, उसको भी डील कर रहा हूँ, वो नहीं सीख रहा है ना, वो सुम्मुम बुकमन वाली कैटेगरी में। तो नहीं सीख रहे तो भाड़ में जाओ यार। जो सीख रहा है उसको सिखा दो। मुझे समझ में आया, मेरी बेटियां सीख रही, इसको सिखा, छोड़ दे जो नहीं सीखा, ऐसा ही है। इसको समझना बहुत जरूरी है, और ये आपको ना फिर थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज रहता है। अब कुछ लोग आप सबसे एक्सपेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो है ना वो कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम सोसाइटी में चेंज ले आए, पकड़ पकड़ के आप लेक्चर दे रहे हो, पकड़ पकड़ के आप सेमिनार करा रहे हो, समोसे पे बुला रहे हो, बिरयानी पे बुला रहे हो, आप ज्यादा अपना टाइम जाया कर। ऐसे ही है। देखो आप से हिसाब होगा आपके अमालों का, ये हिसाब नहीं होगा कि कितने लोगों को तुमने सीधा किया, नहीं, आपसे हिसाब आपके अमाल का होगा। आपसे हिसाब होगा कि फला बंदा हमने भेजा था तेरे पास, ऐसा ही है, तूने उसका साथ क्यों नहीं दिया। इसको समझिएगा, ऐसा ही है कि किसी को अगर आपके दर पे भिजवाया है तो अल्लाह ताला ने आपको देने वाला बनाया है, तभी वो आया है। बेशक। तो आपने उसके साथ क्या रवैया किया, इसका सवाल तो होगा, इसका जवाब उसका सवाल नहीं होगा आपसे कि तेरे पड़ोसी सो रहे थे, तूने जाके नींद से उठाया क्यों नहीं। भाई इसका सवाल नहीं होगा। ऐसे ही है भाई, आपने बेल बजाई 1 2 3 वो नहीं उठा, क्या हो गया, काफी आप ठीक है। हाँ, हमारे इल्म में था यार वो बीमार है, उसको इयादत की जरूरत है, फिर सवाल होगा। हमें पता है सब कुछ सही चल रहा है, वो खुद ढीठ है, फिर वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। ऐसे ही इसको समझना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर बिला वजह का लोड ना लें। मेरे भाई, आप दुनिया ठीक नहीं कर सकते, आप उतना काम कर सकते हैं जितनी आपकी औकात है, आपकी सलाहियत है, तो आप उतना ही करो। मैं लोगों को अक्सर बताता हूँ कि हम ये करेंगे। बीच में वो एक वाइब आई थी माय कराची की, एक सोशल कैंपेन चली थी, आई एम कराची। उसमें क्या कर रहा था, किसी को यूएस ग्रांट मिली, उसने लोगों को लगा दिया जाओ जोड़ो सबको, तो वो उन्होंने माशरे का बिगाड़ पैदा किया और कुछ भी नहीं किया, अल्टीमेट बिगाड़। यूएसएड आया, उसने पैसे दिए लोगों को, आप करो। आपने क्या किया, आपने बिना वजह लोगों को कोर्सेज करा दिए, मीडिया के कोर्सेज करा दिए। और अभी बिना एक बड़ी मजे की रिसर्च बताऊं, मेरी अपनी रिसर्च, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं बहुत ही गलत हूँ, लेकिन हम जो अब लोगों को फ्रीलांसिंग करवा रहे हैं, हम आने वाले वक्तों के बेरोजगार बना रहे हैं। सही है। इसके पीछे की क्या थॉट है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक दफा केवाड़ी में किसी ने इनवाइट किया, केवाड़ी के अंदर बहुत एक स्लम एरिया है,
वहां पर किसी ने इनवाइट किया और उसने बोला यार हम 1000 बच्चियों को कंप्यूटर क्लासेस दे रहे हैं और हम 2000 बच्चों को eBay Amazon सिखाएंगे। मैंने कहा हाँ यार जबरदस्त काम करोगे यार। बोला मुझसे क्या चाहिए? बोला यार आप हमारा लैब बना दो। मैंने कहा एक सेकंड। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि ये तो तुम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने कहा आप यहाँ कौन है? बोला हम यहाँ सियासी शख्सियत हैं और हम इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम इन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने इलेक्शन जीतना चाहते हैं आप। सो वो मेरा मुंह देख रहे थे ना, तो मैंने कहा जी जी सर आप बिल्कुल सही आदमी के पास आए, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो मैंने उनसे कहा मुझे एक बात बताएं, केवाड़ी के अंदर एक मजदूर का बेटा अपने बाप के साथ जाता है, 800 रुपए 900 रुपए दिहाड़ी कमाता है, ठीक है, उसकी लिमिट यही है। अब उसको आप eBay का कोर्स कराते हो, आप Amazon सिखा देते हो, मुझे ये बताओ सबसे पहले वो लैपटॉप कहां से लाएगा? ठीक है, सबसे पहले ये बता दो कि वो लैपटॉप कहां से लाएगा। लैपटॉप के बाद वो स्मार्टफोन कहां से लाएगा? वो क्या करेगा? वो अपने बाप को बोलेगा, प्रेशर देगा, मुझे फोन दिला, मेरे को कोर्स करना। चलो लैपटॉप और मोबाइल तुमने भी दे दिया, तो अब वो जो 800 रुपए कमा रहा था वो उससे भी गया, और वो अल्लाह ना करे वो नहीं भी चलता, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में हूं, मुझे पता है हाँ। कि जो अभी मंजन बिक रहा है ये सब मुझे पता है इसके बारे ठीक है। अच्छा अब वो 800 रुपए से भी गया, जो वो अपने बाप का हेल्पिंग हैंड था। देखो एक सोसाइटी ऐसी है ना जो ऐसे ही चलेगी, में। उसको आप चेंज नहीं करो। उनके मछुआरे हैं तो वो नस्ल दर नस्ल मछुआरे ही रहेंगे। अगर वो सारे मछुआरों को तुम फ्रीलांसर पे लेके आओ तो मच्छी कौन पकड़ेगा? सही है, ऐसे ही। तो भाई वो एक सिलसिला कार है, आप उसके अंदर नहीं घुसा। तो मैंने उनको बोला मजदूर के बेटे को eBay Amazon सिखा रहे हो, चलो मुझे एक छोटी सी बात सीखना बता दो। चाहता है या फिर जो करना चाहता है उसको आप, मैंने कहा चलो एक बात सिखा दो, सिखा भी दिया। वो बेचेंगे क्या? आपके पास यहाँ बेचने के लिए है क्या? अच्छा ज्यादातर लोग मैं देख रहा हूँ ना, मुझे एक सबको पता है कि एक जमात है, एक जो है वो करवा रहे हैं ये, तो मैं एक बंदे के साथ बैठा हुआ था तो अंदर के, तो उसने मुझे पूरा इसके बारे में बताया ना कि क्यों कर रहे हैं। कहने लगा आसान भाई आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी के अंदर ना तलबा की तादाद कम हो गई, जो तलबा आते थे जमात के अंदर या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, तो अब वो रेशो नहीं रहा। तो अब जो ये स्किल्स कराई जा रही है ना, उसके थ्रू वो अपनी पार्टी के अंदर लोग लेना चाहते हैं, और वो यूनिवर्सिटी से खत्म हो चुका था, तो इनके पास ये सॉल्यूशन निकाला कि यार अब हमारे पास यूथ की वो नहीं आ रही है एनर्जी, तो इन्होंने ये वाले प्रोग्राम्स निकाले ताकि इनको सिखा के। यार मुझे एक आसान सी बात बताओ ना, आपके पास इस मुल्क में प्रोड्यूस क्या हो रहा है जो आप बेचोगे? यस, Amazon पे क्या बेच दोगे? चलो मुझे एक बात बता दो, आपने Amazon पे बेच भी दिया कुछ। मैंने उन साहब से पूछा जो सियासी शख्सियत थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, आपका दुबई में कारोबार है? बोला हाँ है। मतलब पैसा कैसे लेकर आते हो? खामोश हो गए। मेरे को वे आउट है हवाले के अलावा, आप पैसा नीचे ला कैसे रहे हो, मुझे ये तो बताओ। तो मैंने कहा इन बच्चों को हवाला कौन सिखाएगा? इन बच्चों के अकाउंट्स खुलेंगे? अच्छा, तरीका तो है काम करने का, वो Amazon को हम चाइना से भी इंपोर्ट कर लेते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन असल ये है कि ये लोग करते ये हैं कि ये लोग सिखाते हैं, छोड़ देते हैं सर, रोड पे छोड़ दिया, रोड पे छोड़ देते हैं। अब वो बेचारा जो है, वो जो आप बात कर रहे हैं लैपटॉप की या डिफरेंट चीजों की, वो बेचारा 3 महीने तक जो उसने ख्वाब देखा है ना, अब वो किसी गलत चीज के हत्थे चढ़ेगा। अब वो जो काम कर रहा था वो भी आपने उससे छीन लिया, और आपने उस 3 महीने के अंदर उसके हाथ में दिया कुछ नहीं। ऐसे ही है, ठीक है, आप उसको घर तक छोड़ के नहीं आए ना, आपने स्किल्स तो दे दी, अब आप उसको घर तक भी तो छोड़ के आओ। हाँ, उसका पूरा आपने घर तक नहीं छोड़ा, वो बच्चा खराब। आप 1000-2000 लोग लेके, उसका बेहतर तरीका ये है कि आप 10 लोगों के साथ करो, लेकिन उनको पूरी जर्नी तय करो। मतलब इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, चाइना में, डिफरेंट कंट्रीज में प्लम्बर खत्म हो गए हैं, कारपेंटर खत्म हो गए हैं, स्किल्ड लेबर्स खत्म हो गई हैं, क्योंकि वहां हाथ से कोई काम ही नहीं कर रहा, हर बंदा फ्रीलांसर हो गया ना। और आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं भी पढ़ रहा था कि प्लम्बर की सैलरी ज्यादा है बनिस्बत के पढ़े लिखे। ऐसा ही है ना, क्योंकि भाई नलका कौन लगाएगा? चाइना ने मिक्सर बना दिया, उसको फिट कौन करेगा? प्लम्बर ही करेगा ना, कोई और तो नहीं करेगा। अब आप प्लम्बर को बोलो भाई तू eBay पे आ जा, हाँ, तो ये बिल्कुल ही, तो आपने माशरे से प्लम्बर खत्म कर दिया। अब मुझे बताओ वो नलका लगाएगा? अब वो नलका लगाने वाला रेयर हो गया। तो अब आपको 20, 25, 30 साल बाद दोबारा समझ में आएगा भाई लोगों को प्लम्बर बनाओ, लोगों को कारपेंटर बनाओ। हमारा शुरू से चला आ रहा है ये वाला निजाम यार, हम बिगाड़ की तरफ वेव पैदा होती है, हम पूरी दुनिया को, हमें पता है क्या, हमें ना क्राउड इकट्ठा करना अच्छा लगता है। हाँ, यस, मैं आपको सच बताऊं, ये बात सच, हमें अच्छा लगता है 2-2 हजार लोगों की गैदरिंग्स हो, ये हमने 5000 लोगों के टेस्ट करा दिया, बोलता हमने 10,000 लोगों के टेस्ट करा दिया। भाई क्या टेस्ट करा दिया भाई? इन 10,000 लोगों का फ्यूचर क्या है? कितना कमा लेंगे? और कराची जैसे शहर में क्या ही कर लेंगे भाई? आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो? मैंने उन साहब को मशवरा दिया, मैंने यार आप एक काम करो, आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, आपके घर के नीचे इतने सारे डाले खड़े हुए, आप एक फैक्ट्री लगाओ और वहां इनके बच्चे बुलाओ और इनके हाथ में हुनर दे दो। जब ये हुनरमंद हो जाएंगे ना, कुछ बनाना आ जाएगा, फिर इनको बेचने पे लगा। सही बात, बना तो लो पहले, आपके पास बना हुआ ही कुछ नहीं, आप क्या बेच रहे हो यार? सर्विस बेच रहे हो, आपकी सर्विस नहीं चाहिए भाई। बाहर सर्विस देने वाले बहुत लोग, आपकी सर्विसेज के लिए कोई नहीं बैठा हुआ। बड़े फ्रीलांसर के अंदर भी बहुत रेयर नाम है जो चल रहे हैं आपके इस वक्त। जितने भी लोग हैं जो कोर्सेज बेच रहे हैं, मैं अगर उनकी बात करूँ, ऑफ द टॉपिक है लेकिन मेरी रिसर्च है,
आप कोर्सेज बेचने के लिए वो कितना पैसा लगाता है? जो एड्स फेसबुक पे चल रहे हैं उसकी एक कॉस्ट है भाई, वो मिलियंस में लगा रहा है, वो मिलियंस में लेगा भी। तो अगर मैं उसके इशू में जाऊं तो वो भी खर्चा ही चला रहा है। सही है, वो भी खर्चा ही चला रहा है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तेरा तो सीन ही ऑन हो गया, तेरे पास वो 500 बच्चा एनरोल हो गया, महीने के तुझे इतने पैसे दे रहा है, 12,000 लोग तेरे ग्रुप के अंदर है यार, वो तुझे सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, तेरा तो गेम ही ऑन हो गया। कह रहे 1 मिनट मेरे पास आके बैठ, जरा फेसबुक का तेरे को 1 साल का बिल दिखाऊं। हाँ यस ऐसा ही है। मैंने बिल देखा, he paid more than 1 CR to Facebook। हाँ ऐसा ही है। कह रहा ये दे भी चुका हूँ भाई, ये सब मेरे घर पे नहीं आ रहा। तो रियलिटी चेक नहीं है लोगों के पास, और लोग जिस रेस में दौड़े चले जा रहे हैं ना भाई, उस रेस में आगे जाके दीवार है, रिबन नहीं है जो काट के निकल जाओगे तुम। ऐसा ही है। तो मैं तो भाई लोगों को यही कहता हूँ कि यार बेरोजगार पैदा नहीं करो, ऐसी बात है हमारे माशरे में। हम तो पहाड़ों पे जा रहे हैं मैं तो अपनी बाकी जिंदगी पहाड़ों पे गुजार लूंगा, लेकिन जो लोग वाकई शहर में कुछ करना चाहते हैं वो लोग कैसे करेंगे, मुझे सफर। अच्छा, एक सक्सेसफुल बंदे के लिए जिसको अपनी जिंदगी में कुछ करना है, उसके लिए अगर कोर स्किल्स अगर मैं आपसे पूछूं तो यार उसकी बेसिक कोर में क्या होना चाहिए? जिंदगी अच्छी गुजारनी है अगर तो कोई देख रहा है तो कौन सी ऐसी स्किल्स अडॉप्ट कर सकता है, सीख सकता है कि यार आप कहें कि यार उसकी जिंदगी बेहतर गुजर सकती है? क्या आप उसको लर्निंग्स देना चाहेंगे? इन्नल्लाह साबरीन, बेशक मेरा अल्लाह सब्र करने वाला के साथ है। अगर तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। देखो हर चीज होती है अपने मुकर्ररा वक्त पे, ये दुनिया घूम रही है एक वक्त के थ्रू घूम रही है, हर चीज अपने मुकर्ररा वक्त पे हो रही है, दिन रात सुबह शाम हर चीज। तो तुम्हारे हिस्से की जो रिस्क है, तुम्हारे हिस्से की जो कामयाबी है वो तुम्हें तुम्हारे वक्त पे मिलेगी। तवक्कल और सब्र, ये 2 मेन पॉइंट्स हैं। कोई स्किल नहीं चाहिए आपको, बेशक ये 2 बिलीव चाहिए। हाँ। कि आपको मिलेगा। स्टे फोकस, काम करो, अपने काम के साथ ईमानदार हो जाओ, चाहे तुम बाथरूम में क्यों ना साफ कर लो। ऐसा ही है। आप अगर अपने काम के साथ ईमानदार हो गए, आप अपने काम के साथ मुखलिस हो गए ना भाई, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सिला ना मिले। हमारी किताब में ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है, वहां सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है, तू मेहनत कर तुझे सिला मैं दूंगा। तो बात ही खत्म हो गई ना। वो जिसने कायनात बनाई वो आपको कह रहा है तू मेहनत कर सिला मैं दूंगा, तो तुझे किसी और की जमानत क्यों चाहिए? ऐसा ही है, तुझे तो किसी और की जमानत ही नहीं चाहिए। जब उसने कह दिया बात खत्म, वो यूं करेगा दुनिया खत्म। ऐसा वो कह रहा है मैं दूंगा, तू मांग, तू मेहनत कर, बैठा हुआ, तू मेरे हिस्से का कोई एक काम ले ले, मैं तेरे हिस्से के 10 काम ले लूंगा। तिजारत करना ऐसा ही है। सब कुछ हमारी किताबों में सिखा दिया गया है, हमें सिर्फ उसको पढ़ना है, उसको समझना है। कुरान समझना बहुत मुश्किल बात है, वो कोई इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, हमारी औकात भी नहीं है कि हम उसको समझ सकें, लेकिन उसकी आसान कुछ किताबें मौजूद है। आप उनको पढ़ के थोड़ा सा 10% समझ लेंगे ना, वो 10% हमारी जिंदगी का जुज़ है। 100% तो बहुत दूर है भाई, 10 भी मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूँ। 2% भी अगर हमें वो समझ में आ जाता है ना, तो मेरे ख्याल से हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। ऐसा ही है, यार चीजें आसान। और साथ में मुझे लगता है कि पढ़ने के साथ साथ ना ऑब्जर्वेशन, जैसे आपकी मैंने थ्रू आउट में देखा, गौर व फिक्र रहना और ऑब्जर्वेशन रहना। और मुझे लगता है कि हम सीख सकते हैं कि अगर हम अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द भी अगर ऑब्जर्व करना शुरू करें, जैसे अभी आपने बात करी थी ऑब्जर्वेशन वाली, कि जहाँ पे मैंने कहा था कि नहीं आपकी बात दुरुस्त है, तो वो वाकई सोसाइटी से आपने वो अखज़ करी थी कि यार अगर खाली पेट होता है ना उसको गुस्सा आता है, और भरे पेट को, तो ये सोसाइटी सीखी है। तो जिसकी नीयत के अंदर ये हो ना कि मेरे साथ जो भी इवेंट हो रहा है या मैं इर्द गिर्द हूँ, तो ऑब्जर्वेशन अपनी स्ट्रांग रखनी चाहिए। तो शहरोज भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत मजा आया। और मेरे लिए मैंने डिफरेंट एनर्जी देखी है, डिफरेंट लोगों से बातचीत करी है, लेकिन आज की एनर्जी, आज की बात में कुछ एक अलग सा तड़का था, और एक मुझे कराची वाली वाइब दिखी, और बहुत सारी चीजें ना मुझे मजा आया, मैंने खुद बहुत कुछ सीखा। लास्ट आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, वो ये है कि हमारी कॉन्वर्जेशन हुई, हमने बातचीत करी, तो और मैंने आपको मेरी बैठक के बारे में बताया, इकोविजन हमारी कंपनी भी है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कंक्लूजन आप देंगे हैंड के अंदर, क्या फीडबैक देंगे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस पूरे माहौल से, पूरी इन्वायरमेंट से, पूरी कॉन्वर्जेशन से? देखिए, मैं आना पाकिस्तान भर घूमने से ना एक चीज मुझे समझ में आई है कि कुछ लोग जो कुछ करना चाहते हैं वो कहीं से भी कर जाते हैं। उसके लिए रोड पे खड़े होकर चिल्लाना जरूरी नहीं है। तो जब यहाँ मैं आपके इलाके में आया कि मैंने कहा इस इलाके में बैठ के भी कोई कुछ कर रहा है, सो इट्स एन अमेजिंग थिंग। मैं आप लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ, और मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोग इतना टाइम निकालते हैं और हम जैसे लोगों को सुनते हैं, जिनको लोग कहते हैं यार बहुत बड़ी बातें करता है, लेकिन आप हम लोगों को सुन रहे हैं, हमारी बात को समझ रहे हैं, और जिसको कुछ पता हो ना
तो वो बताने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। यस, तो वो प्लेटफॉर्म आप हमें दे रहे हैं, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस एज वेल। और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि उनकी कोई बात सुन सके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि उन लोगों को भी एक्सप्लोर करें और उन लोगों को भी सुने वो क्या कह रहे हैं। हो सकता है वो मुझसे और आपसे ज्यादा अच्छी बात करते हो सकता है उनका विजडम मुझसे और आपसे कई गुना ज्यादा हो, तो उनको भी लाएं जरा, उनसे भी हम सुने। जाने पहचाने चेहरे तो सभी सुन लेते हैं, तो उन लोगों को बाहर निकालें जो किसी कोने में बैठ के कोई अच्छी बात कर रहे हैं, ताकि वो भी दुनिया तक पहुंचे और लोग उसको समझ सकें। थैंक यू। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि आपकी मैंने शायरी भी सुनी थी, तो अगर इसका ऐड अगर आप कोई शायरी से करते हैं कुछ, क्योंकि मुझे लगा कि आपको शौक है इस चीज का, तो कोई ऐसी जिसमें उम्मीद हो, कुछ ऐसी कोई शायरी। यार मैं ना, मेरी एक बहुत फेवरेट मिसरा है, पता है क्या? जो है तेरा लब जाएगा, हाँ, करके कोई बहाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, ठीक है, दिल में क्यों समझाना। क्या बात यार, ये जो दो लाइन है ना, बहुत, इसके अंदर पूरी जिंदगी है। आपको किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेट। और सबको समझ के की करना है, सबको समझ के क्या करना है आप? हाँ, खुद को तो समझ लो कि व्हाट यू आर, क्या कर रहे हो आप ना रूमी को समझ सकते हो, ना शकरगंज को समझ सकते हो, ना गाजी को समझ सकते हो, ना नूरानी को समझ सकते हो। आपकी सकत से, आपकी औकात से बाहर है। आता हो गई, मिल गया तो एक अलग बात। ठीक है, वो अगर चीजें मिल जाए ना तो बहुत अच्छी बात होती है। और अगर कोई चीज आपके हिस्से में नहीं है और आप उसको लेने की कोशिश कर रहे हो, तो भी आप गलत कर रहे हो। अगर कोई चीज आप कंटिन्यू कोशिश कर रहे हो और आपको नहीं मिल रही ना, तो समझ जाओ वो तेरे हिस्से की नहीं है। अब रुक जा, चेंज कर, उसके पीछे नहीं लग, लेट इट बी, जाने दे, वो तेरे हिस्से की होगी, वो घूम के आएगी। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। हम प्रपोजल देते हैं, हम छोड़ देते हैं लोगों को, 4 महीने बाद कॉल आती है, भाई आगे जरा यार स्कूल बना दे। सो भाई लेट इट बी, कुछ नहीं होता, जो है तेरा लब जाएगा। वालिद साहब का हमारे शेर है कि जितनी मोहलत मिले दुनिया में गनीमत समझो, गैर को बाद में पहले खुद को समझो। तो ये बात आपकी हकीकत है, पहले वो अपना आप है। अच्छा, ये एक हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है जो है ना मेरी बैठक की तरफ से। मेरी जिंदगी में किताबों की बड़ी अहमियत रही, डायरीज की बड़ी अहमियत रही, कि बंदा कुछ लिख लेता है, समझ लेता है, रिफ्लेक्शन दे देता है यहाँ पे। तो मेरे लिए हमेशा डायरी एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट रही है। तो ये आपकी नजर करता हूँ। नहीं पता कि मुझे इस चीज की जो है ना वो कितनी कदर है। मैं हमेशा अपने साथ एक डायरी रखता हूँ, तो मैं देखी एक सेकंड रिकॉर्डेड हो, एक मिनट उसमें लिखा हुआ होता है कि अब क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। कर दिया तो डबल टिक भी लगाता हूँ मैं, तो मैं इस लेवल पे डायरी लिखता हूँ। तो मेरे लिए तो ये समझे एक बहुत ही अहम तोहफा है। तो उसके लिए सर थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे भाई, और अल्लाह ताला आपके मकसद में आपको कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके लिए, और हमारे सुनने वालों को भी अल्लाह ताला उनके मकसद में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह खैर। इसी के साथ जो है ना वो एंड करते हैं इसको। इसमें जो भी बात आपने समझी हो, सीखी हो, मैं चाहूंगा कि उसको कमेंट में लिखें, दूसरों को भी बताएं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है वीडियो पूरी देख लेते हैं लेकिन ये नहीं पता होता उसका कंक्लूजन। तो कुछ ये सलाहियत कुछ लोगों के पास होती है, तो आप जब ये देख रहे हो तो कंक्लूजन भी साथ साथ लिखते रहें, ताकि दूसरे को भी जो है ना वो हेल्प आउट हो जाए, और आप लोगों को भी रिमाइंड रहे इस चीज का कि हमने ये चीज सीखी है इससे। और आज से कोई ऐसी एक बात अडॉप्ट कर लें, ताकि मुझे लगता है कि जिससे हमारी जिंदगी में बाहर आ सके, बेहतर हो सके। ये सारी कॉन्वर्सेशन एक उम्मीद के इर्द गिर्द होती है, एक होप के इर्द गिर्द होती है, कि हम सब के अंदर एक होप अगर क्रिएट हो जाए, तवक्कल बढ़ जाए, सब्र बढ़ जाए, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है इससे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।